नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। आज बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर होने वाले पहले चरण के इलेक्शन की कैंपेन का आज अंतिम दिन है। मतलब आज शाम 5 बजे तक प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट फेज की वोटिंग की तैयारियां सारी पूरी कर ली हैं। आखिरी वक्त में राजनीतिक पार्टियों ने अपना सारा जोर लगा दिया है और आज भी 5 बजे तक चूंकि वक्त है तो बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 4 सभाएं होंगी। गृहमंत्री अमित शाह भी आज बंगाल में 4 रैलियां कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आसनसोल में रोड शो करेंगी। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी की भी आज बंगाल में कई रैलियां और रोड शो होने जा रहे हैं। इस इलेक्शन में बीजेपी खूब अग्रेसिव कैंपेन करती हुई नजर आई और पहली बार दिखाई दिया ममता बनर्जी थोड़ा बैकफुट पर थी। नैरेटिव सेट बीजेपी करती रही, जवाब ममता बनर्जी देती रही। ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार अपना काम बताने से ज्यादा बीजेपी को जवाब देने पर सेंट्रिक दिखा, बीजेपी का डर दिखाने पर दिखा। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत चुनाव आयोग पर हमला करके की थी और फिर पूरे कैंपेन में उन्होंने यह बताया कि बीजेपी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया। वहीं बीजेपी का चुनाव प्रचार एक अलग स्तर पर चला। बीजेपी ने इस बार लोकल चेहरों को तरजीह दी। बीजेपी का पूरा फोकस वोटर्स बिना डर के वोट डाल पाएं ऐसा माहौल बनाना, उनको यह भरोसा देना कि इस बार उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार रखा है। अमित शाह ने तो वहां पर लंबा प्रवास किया है। हिंदुत्व का एजेंडा, घुसपैठियों का मुद्दा, ये योगी आदित्यनाथ भी बता रहे हैं, अमित शाह भी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं। घुसपैठियों को लेकर के हिमंता विश्व शर्मा को भी बीजेपी ने बंगाल में उतारा हुआ है कि वो सीधे बताएंगे घुसपैठियों से आसाम भी परेशान था, उन्होंने क्या किया और बंगाल में क्यों बीजेपी की जरूरत है। और अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह ने दार्जिलिंग में एक रैली की है। यहां उन्होंने क्या कहा हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर आज जो ये फर्स्ट फेज की जो सीटें होंगी इसका गणित क्या कहता है। बीजेपी इसमें से कितनी सीटें जीती थी, कितनी जीती थी ममता बनर्जी, क्यों यहां पर बीजेपी को आज इस बार जबरदस्त स्कोर की उम्मीद है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन पहले आज का बिल्कुल लेटेस्ट बयान, प्रचार के अंतिम दिन, अमित शाह का सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है। भाइयों बहनों, चुनाव पूरे बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त करने का चुनाव और एक प्रकार से उत्तर बंग और दार्जिलिंग को बरसों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव। आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए उत्तर बंग वालों। 3 चुनाव से दार्जिलिंग तो कमल के फूल पर वोट कर ही रहा है, मगर बाकी के बंगाल से इतना समर्थन नहीं मिलता था। इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है, आ गया। अब ये तो 4 मई को पता चलेगा कि किससे मुक्ति का दिन था ये, लेकिन आप जैसा हमने आपको बताया कैंपेन जो है बड़ा दोनों तरफ से अलग अलग पैमानों पर चलता हुआ दिखाई दिया। सर एक बार जल्दी से 152 सीटों का वो मैं बता दूं क्या क्या था, पिछली बार क्या था, इस बार क्या, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं कैंपेन में क्या रहा वगैरह। तो पहले फेज में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होगी। फर्स्ट राउंड की वोटिंग बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने जो टोटल 77 सीटें जीती थी उनमें से 59 मतलब अपनी टोटल सीटों का 75% से भी ज्यादा वो इन्हीं 52 सीटों में से आया था। इसीलिए यह फेज बीजेपी का फेज होना चाहिए ऐसा लगता है। जिन पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाने वाले हैं, मतलब वो फर्स्ट फेज वाली सीटें, ये नॉर्थ बंगाल की कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर के अलावा मालदा में होंगे। इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा था। पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी की पार्टी ने जो टोटल 215 सीटें जीती उसमें से 92 वो इस रीजन में से आती हैं, तो उनका स्कोर भी खराब नहीं, बहुत अच्छा स्कोर था। तो इस बार जिन 152 सीटों पर पहले दौर में मतदान होना है उसमें आदिवासियों के लिए रिजर्व 15 सीटें भी हैं।
पिछली बार इन 15 में से टीएमसी ने 8 जीती थी और बीजेपी ने 7 जीती थी। बराबर का मुकाबला था। एक इंटरेस्टिंग बात यह कि एससी एसटी के लिए रिजर्व कुल 35 सीटों में से स्कोर बीजेपी का 22 और टीएमसी का 13 सीटों का रहा था। फर्स्ट फेज की 152 में से 32 सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत हार का अंतर 5000 से कम वोटों का रहा। मतलब ये एनी डे किसी भी तरफ जा सकती हैं। और अब तो एसआईआर भी हो गया। 17 सीटों पर जीत का मार्जिन 10,000 से कम रहा। यह भी मार्जिन कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। और बीजेपी की कोशिश इसी अंतर को पाटकर इस बार अपना स्कोर, अगर पिछली बार इन सीटों इन सीटों में उसको 59 सीटें मिली थी तो वो चाहेगी कि वो आगे बढ़े। ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल में झटका लगने के बाद यहां पर अपना जनाधार बढ़ाने का काम पहले ही शुरू कर दिया था, इसलिए नॉर्थ बंगाल में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो ये बात हुई सर कि ये फेज बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है त्रिपाठी जी। मतलब दूसरे में तो हार जीत तब पता चलेगी जब पहले में ही अच्छा कर ले। नहीं, देखिए, अगर कोई भी पार्टी ये कहे कि हम सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग आधा 23-29 में चुनाव होना है, तो जिसे कहते हैं ना कि पहला चरण अगर आपका गड़बड़ाएगा तो दूसरे चरण में उसको कवर नहीं कर पाएंगे, उतनी संभव नहीं कि उतना आगे पाएं। दूसरा, इन सीटों में बहुत सी जगह, जैसे एससी सीटों का जो आपने बताया, तो एससी सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में है। भले एसटी सीटों पर लगभग एकदम बराबर का मुकाबला है, तो वो ये चाहेगी कि इन सीटों को तो पूरी तरह से जो 35 और प्लस 15-50 सीटें हैं उस पर वो काम करे। लेकिन पहला चरण एक मायने में बहुत डिसाइसिव होने जा रहा है, महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वो है कि क्या भय मुक्त चुनाव होने जा रहा है, वही जिसकी बार बार बात की जा रही है कि सर्विलांस हो रहा है, एरियल सर्वे हो रहा है, ड्रोन से जिले जिले में लोग घूमते रहेंगे, जरा सा भी कुछ हुआ तो वहां फोर्स पहुंच जाएगी। ऐसा वीडियो मैंने एक देखा कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग गए और वो हाथ में कुछ लोहे का हथियार था, उसको लेके एक दरवाजे पर उन्होंने मारा। तब तक अचानक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की गाड़ी आई, उनको पकड़ा और उन्होंने तुरंत झुकाया और उसको कर लिया जी। अब मैं बार बार चूंकि इसको पढ़ा, तो एक दिन हम लोग ही डिबेट कर रहे थे तो बिहार से एक फोन आया और उन्होंने मुझे 2005 का केजे राव का नाम याद दिलाया। तो मैंने तब से वो सारे घटनाक्रम पढ़े। अभी मैं उसको पढ़ रहा था तो उस वक्त के लिहाज से वो ऐतिहासिक था कि केजे राव पटना के एक होटल में बैठे, 600 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स वहां तैनात की गई थी, 600। अब उस वक्त का 600 कंपनी का आप सोचिए तो आज कितनी कंपनी होनी चाहिए। तो पहले चरण के चुनाव में लगभग 2500 कंपनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की तैनात हो चुकी हैं। वहां पर एक कैंपेन चला रहा है इलेक्शन कमीशन, ऑपरेशन एडवांस ऑल आउट, यानी पूरी तरह से सब एसएसपी डीएम जा रहे हैं, खुद वो लोगों को कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस सब के बाद जो धमकी अंदाज में वो अभिषेक बनर्जी बोले 4 मई को, क्या 12 बजे रात ऐसे बताया था ना कि 12 बजे रात के बाद अमित शाह में हिम्मत हो तो रुक के दिखाएं, क्या वो वाला डर निकल गया है? क्या आपका क्या कह रहा है, निकल गया कि नहीं? मुझे लगता है कि बहुत हद तक निकल गया है। मुझे लगता है बहुत हद तक निकल गया है। अब बाकी इंटीरियर में कितना है वो अभी नहीं कह, लेकिन हां मुझे लगता है, और मैं तो अब ये जो चुनाव जिधर जा रहा है उसमें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की जो सत्ता पर पकड़ थी वो सरक सी गई। और एक लाइन आपने कही, उसी को सिर्फ अगर माने ना तो आप ये कह रहे हैं कि रिएक्ट कर रही है। हम लोगों ने मतलब 2024 के चुनाव में ये बात कही थी और मैं गलत साबित हुआ था, लेकिन जो हम लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ कह रही है और भाजपा उस पर रिएक्ट कर रही है। बंगाल में जो मोदी कह रहे हैं, जो अमित शाह कह रहे हैं, जो भाजपा कह रही है, ममता उस पर रिएक्ट कर रही है। अब परिणाम आप देखिए। अब देखिए, जैसे इंटरेस्टिंग चीज है, अभी एक सर 152 का पूरा आपको अभी कैलकुलस समझा देंगे, लेकिन ये बात निकली तो जो नैरेटिव वाली बात है भाई कि किसने मुद्दा सेट किया और किसको उस पर जवाब देना पड़ा। तो अब आप पहला इलेक्शन या पिछला इलेक्शन याद कीजिए, क्या हुआ था। ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया, उन्होंने व्हील चेयर पे कैंपेन किया और बीजेपी पूरे चुनाव में कहती रही है नौटंकी कर रही है, ये नाटक कर रही है, सिंपैथी ले रही है, जो भी हुआ खेला हो गया। सेट किया एजेंडा ममता जी ने, रिएक्ट किया भाजपा ने और पूरा वो उसका बहुत सिंपैथी उनको मिली। इस बार देखिए रिवर्स, मैं केवल एक उदाहरण स्वरूप एक घटना बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी जो है कैंपेन में सड़क पर उतर गए रोड शो करते हुए और चले गए एक दुकान पे जाकर के वहां झाल मुड़ी खाने लग गए। ठीक है, वो प्रचार का ही तरीका है। माइक, ममता जी ने कहा माइक लगा के गए थे, बिल्कुल माइक लगा के गए थे। झालमुड़ी कैसी बनेगी, प्रधानमंत्री यूं ही कहीं उतर के कुछ खा नहीं सकते, तो ममता जी ने कहा एसपीजी ने करवाया, बिल्कुल एसपीजी ने कराया हो, इसमें कोई शक नहीं है।
ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ लिबर्टी नहीं ली जा सकती है। वो देश के सबसे बड़े नेता सर है। सेल्फी ली थी, रैली में सेल्फी ली लोगों के साथ, इतनी भीड़ देख के। ये सब स्क्रिप्टेड होगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन ममता जी ने इस पर रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि ये एक ऐसी तस्वीर है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। यार प्राइम मिनिस्टर जो है दुकान पे चला गया, दीजिए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जेब में 10 रुपए का नोट रखता है, 10 रुपए का नोट निकाल के दे रहा है, मतलब वो बटवा भी रखते होंगे जेब में। ये सब चीजें बात होने लगती है ना, तो फिर माहौल बनता है। इसीलिए ममता जी को इस पर रिएक्ट करना पड़ा। पिछली इलेक्शन में उल्टी बात थी। आप एक बार ममता जी ने क्या बोला इस वीडियो पे वो देखिए। কালকে মাইক পিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানের ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে? জিজ্ঞাসা করুন। সব নাটক মানুষ বোঝে না। যেখানে মিটিং করে রেলে করে লোক নিয়ে আসে, বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে, নিয়ে এসে মিছিল মিটিং করে। কোনো একটা এজেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা নেই, বাইরের এজেন্সিকে দিয়ে আর ভাবছে প্রশাসনকে চাপ দিয়ে। এখন যেহেতু ইলেকশন, মনে রাখবেন আগামী 3 সপ্তাহ বাদে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারই আসছে এবং তারাই আসবে। अब जरा सा आप वीडियो भी देख ही लीजिए जब इतनी बात हुई है तो, क्योंकि वीडियो बड़ा मजेदार है। जरा मोदी जी का वीडियो भी दिखा दीजिए। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल थोड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। हाँ? जी तो ये था। तो सर मैंने गलत तो नहीं कहा? इस बार ममता जी रिएक्टिव मोड में दिख रही हैं ज्यादा। आपने दो बातें कही, दोनों बातें ठीक है। एक तो ये कि रिएक्टिव मोड में दिख रही हैं, और दूसरा इस बार बीजेपी ऑफेंसिव है, ममता जी डिफेंसिव हैं। वो लगातार हो रहा है और कोशिश हो रही है कि बीजेपी अपने को कैसे ग्रो कर सकती है। एक मित्र ने मुझे आज ही सुबह में कोलकाता बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सारी एक्सरसाइज कर ली है, अगर वो नहीं जीतती ये चुनाव तो शायद उसकी वजह संगठन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जिलों में आज भी संगठन नहीं है बीजेपी का। अच्छा, बाकी सारी एक्सरसाइज वहाँ पर बीजेपी ठीक मतलब तरीके से अपने कार्ड्स पर प्ले कर रही है और बहुत ताकत के साथ लड़ाई लड़ रही है। और उन्होंने भी यही कहा कि ममता जी रिएक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ममता जी थोड़ा सा परेशान है। और वोट अब जो होगा, फर्स्ट फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फेज में ममता जी को सस्टेन करना है और बीजेपी को ग्रो करना है। और बीजेपी ने यदि इसमें थोड़ा सा भी ग्रो कर लिया तो सेकंड फेज में उसके लिए एक माहौल बन जाएगा कि भाई बीजेपी आ रही है, तो वो सेकंड फेज जो उसके लिए वीक है वो उसमें उसको मदद मिल जाएगी। मुझे जब डेटा देखा मुझे हैरानी हुई कि भाई आपकी 75% सीटें हाँ, तो इसलिए तो वो 75% सीट को यदि रखती है और 2-4 सीटें और भी बढ़ा ले तो ऐसा माहौल बन जाएगा कि बीजेपी की सरकार आ रही है। तो सेकंड फेज में उनको सर 92 और 59 स्कोर है इस फेज का। तो बीजेपी 52 को जो है कम से कम बीजेपी को 52, आप 92 59 उससे मत देखिए। 59 मतलब बीजेपी का जो 75% सीट्स है वो वहां से आई हुई है, और उसको वो 10 सीटें भी बढ़ा ले तो वो 70 के करीबन पहुंच जाएगी। तो 70 से उसको बहुत वहां पर आगे आराम मिल सकता है और एक माहौल बनता है कि बीजेपी वहां वो लड़ाई जीतने की तरफ बढ़ रही है। अब कितना लड़ सकती है कितना नहीं लड़ सकती है, ममता जी अब भी अपना जो बंगाल वाला जो अस्मिता वाला है उस कार्ड पर काम कर रही हैं कि कैसे उसको लड़ा जाए। और अभी बताया गया कि जैसे भवानीपुर में क्या कि जो ममता जी की सीट है वहाँ गुजराती भी हैं, राजस्थानी में मारवाड़ी भी हैं और लोग भी हैं, तो उनके जो यहाँ सब रह रहे हैं वो सब बंगाली हैं। ये जो अभी आपने बात की इस पर मेरे पास एक है खबर इससे जुड़ी हुई, वो भी मैं दिखाता हूँ। ग्राफिक्स को उल्टा नंबर लिख दिया है, बीजेपी 59 वो 92। भाई इसको हाँ इसको ठीक करा ले अगर ऐसा दिख रहा है तो। नजर तेज ज्यादा त्रिपाठी जी की है, मुझे तो थोड़ी दिक्कत होती है। सर 100 ये जो 152 सीटें बीजेपी, आपका क्या अनुमान है? मतलब अगर बीजेपी की ट्रेजेक्टरी अपवर्ड है इस चुनाव में और कमोबेश हर आदमी ये मान रहा है कि जीतेगा कौन, इसको छोड़ दें, बीजेपी की सीटें बढ़नी चाहिए,
तो फिर इस फेज में तो और बढ़नी चाहिए। निश्चित रूप से। और जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ था उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली थी जिसमें भूपेन्द्र यादव थे, जिसके अंदर सुनील बंसल थे, जिसके अंदर बंगाल के तमाम कोर कमेटी के बड़े लीडर्स बैठे हुए थे और संघ के भी 2 से 3 बंगाल के पदाधिकारी थे। तब अमित शाह ने यह बात कहा था कि भाई ये 59 हमने सीटें 2021 में जीती थी और हमें इसी फेज के अंदर 3 डिजिट के अंदर पहुंचने का टारगेट लेकर चलना। 100 सीटें आइडेंटिफाइड कीजिए और 100 सीटें हमें पहले फेज में जीतना हो। पहला फेज हमारा विनिंग फेज होना चाहिए। क्योंकि पहले फेज से जितनी ज्यादा सीटें जीतेंगे उतना हमें सेकंड फेज में कम होगा। 100 सीटें टारगेट ली थी उन्होंने। टारगेट की आप 100 सीटें आइडेंटिफाइड कीजिए जहां आपको पूरी ताकत लगाना है। और उसके बाद भूपेन्द्र यादव और सुनील बंसल ने अमित शाह को जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें बताया था कि इसमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने जो 59 सीटें जीती थी उसके अलावा कम से कम 35 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से आ रही थी। कुछ 5000 के मार्जिन से, कुछ 7000 के मार्जिन से, कुछ 1600 के मार्जिन से सीटें आ रही थी। तो 10,000 के कम मार्जिन की सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने इसके अंदर बहुत टारगेट किया था। और अभी 3 दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन का फीडबैक आया है उसमें यह कहा गया है कि पहले फेज की जो 152 सीटें उसमें से 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उनका ये टारगेट है कि 89 सीटें पहली फेज के अंदर वो जीत रहे हैं। हालांकि अमित शाह जी इस बात पे नाराज है कि भाई 100 सीटों का था तो आपने बाकी सीटें क्यों छोड़ी, 89 पे हम क्यों पहुंचे। पार्टी संगठन ने इनको फीडबैक दिया है कि हाँ, 89 सीट पहले फेज में हम जीत रहे हैं। ये बिहार से 30 ज्यादा है वो भी। तो उनका यही है ना कि पहले फेज में हम जितना जीते हैं, सेकंड से उस बात को जानते हैं कि सेकंड फेज जो है वो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, मुस्लिम बहुल सीटें। और ये भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल रही है कि पहली फेज में कांग्रेस ने भी अच्छे उम्मीदवार उतारे कई जगह पर। तो कांग्रेस भी बेहतर प्रदर्शन करेगी तो ममता बनर्जी के लिए वो भी नुकसान देने होने वाला है। लगता है इस फेज में बीजेपी को पिछली बार से बेहतर करना निश्चित रूप से मुझे लगता है इस बार 85 सीट भारतीय जनता पार्टी को पहले फेज में मिलने जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी 160 से 165 का जो टारगेट लेकर चल रही है सीट जीतने का, उसमें 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि पहले सीट आना चाहिए। एक चीज और हो रही है अब, जैसे जैसे अब इलेक्शन, अब तो वोटिंग का वक्त आ गया, मोदी जो है वो सेंट्रल फिगर बनते जा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, हमने पूरे बात की कि बीजेपी ने कैंपेन में लोकल चेहरों को आगे रखा। आगे जो पूरा ये जिसको हम लोग वो कहते हैं ना स्लॉग ओवर्स में फिर मोदी ने कमान लिए अपने हाथ में। जितनी रैलियां हो रही हैं और वो जो कुछ भी ये वीडियो बनाना सब बनाना। अब मैं आपको, जैसे उन्होंने अभी महिला आरक्षण के बाद वो टीवी पर आकर प्रधानमंत्री ने बताया देश को कि भाई हम ये काम करना चाहते थे, महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, इन पार्टियों की वजह से नहीं हो पाया। आलोचना हुई उसकी इस सेंस में कई लोगों ने की कि भाई ये तो चुनाव प्रचार हो गया। आपने देश के नाम संबोधन में सरकारी टीवी का इस्तेमाल करके, और आपने सरकारी टीवी मतलब सभी जगह प्रसारित हुआ वो, तो आपने जो है इलेक्शन स्पीच दे दी। अब इससे जुड़ी खबर आपको दे रहा हूं मैं। देश के 700 से ज्यादा प्रबुद्ध नागरिकों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल के देश के नाम संबोधन को लेकर आरोप लगाए हैं। और उन्होंने कहा है कि अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। शिकायत में इस मामले की जांच कराने और कार्रवाई करने की मांग की गई है। जिन लोगों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है उनमें पूर्व नौकरशाह हैं, शिक्षाविद हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। 20 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयोग को भेजी गई चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि यह स्पीच दूरदर्शन, संसद टीवी, ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हुई, जो चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान एक पक्षपातपूर्ण काम जो है वो माना जाना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी स्पीच प्रधानमंत्री देते हैं तो फिर दूसरों को भी इन सरकारी मीडिया संस्थानों का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरा, खड़गे साहब बंगाल में बोल रहे हैं। सोचें आप, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, एक तो आप ममता के खिलाफ लड़ रहे हो। पहले भी राहुल गांधी ने एक बार कहा था, स्पीच दी थी, तो मोदी से कोई लड़ सकता है, तो मैं बंगाल में मोदी से नहीं लड़ना है, बंगाल में ममता से लड़ना है। अब यहां खड़गे साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला ये तो टेंट लगा के बैठ गए हैं मोदी जी, बसना है क्या इनको यहां पर? क्यों कहना पड़ रहा है बसना? आप बस जाओ, राहुल जी से कहो आप यहीं रहो 1 महीना, 6 महीने पहले से तैयारी यहीं शुरू करते। लेकिन आप जब इलेक्शन के वोटिंग से पहले ये कहते हो कि मोदी इतना क्यों आ रहा है भाई बंगाल, मोदी को यहां बसना है क्या, तो उसका क्या मैसेज जाएगा? आप सुनिए। मोदी जी ने यहां तो टेंट मारा है, यहीं पर शायद वो बसने वाले हैं शायद, क्योंकि इतने दिन से वेस्ट बंगाल में घूम रहे हैं, अपने सरकार के कामकाजों को छोड़ के देश के हित में जो काम करना और इनके लिए जो काम जनता ने सौंपा गया वो काम छोड़कर इन्हों असेंबली इलेक्शन में हर जगह घूमते फिर रहे। वो हर जगह घूम रहे, हर जगह डिस्टर्ब कर रहे, शांति भंग कर रहे और लोगों में तनाव फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा रहे हैं। कहीं
महिला वर्सेस पुरुष, कहीं हिंदू वर्सेस मुसलमान, कहीं क्रिश्चियन। क्या मोदी जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं? अरे बाबा, आपको तो जनता चुन के भेजी है। अगर हमको 25 सीट और मिल जाते देश में तो मोदी साहब यहां से उनकी तख्ता पलट जाती थी। नवजोत सिंह सिद्धू जी कहते थे अपने कमेंट्री में, मेरी चाची को मूछें होती तो मेरे चाचा कहलाती। तो वो तो 25 सीट आई नहीं ना, आती तो ठीक बात है, आपकी सरकार बन जाती। लेकिन जब आप कहते हो मोदी क्यों आ रहा है इतना, मोदी तो प्रधानमंत्री है, मोदी को मुख्यमंत्री बनना है क्या, इसका मतलब मोदी के आने से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आप बैकफुट पर हो सर। जी नहीं, देखिए कांग्रेस तो ऐसे भी हम जानते हैं कि यहाँ कंटेस्ट में नहीं है, तो वो जितना कैंपेन कर लें, जितना भी बोल लें, वो कंटेस्ट में नहीं है, ये वो भी जानते हैं। रही बात मोदी जी की, मोदी जी चेहरा तो बिल्कुल हैं और बंगाल में एक एक्नॉलेज भी किया जाता है, एक्नॉलेज फेस है कि वो पूरी तरह से भारत के रिप्रेजेंटेटिव और बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं। लेकिन वहाँ जो लड़ाई है ना, वो ममता दीदी ने वहाँ क्या किया, वो लोकल वर्सेस आउटसाइडर उन्होंने किया। और इस लड़ाई में ममता दीदी ने बंगाल की अस्मिता, बंगाल के खाना, किसी ने बोल दिया वहीं पे कि असली मजा तो तब आता जब माछ भात खाते, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल फूड है बंगाल का। लेकिन इस समय जो स्थिति है वहाँ, वो जैसा त्रिपाठी जी ने शुरुआत में ही कही, एक भय का माहौल है। मैं पिछले 7 दिन से 8 दिन से रोज 2 लोग से बात कर रहा हूं रोज, कि आपका क्या विचार है। उसमें जो लोग या तो तृणमूल के वोटर हो या बीजेपी के, वो भी बोलने से डर रहे हैं किसको वोट दे रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि नहीं माहौल टेंस। जी तो जानकार लोग, आपसे परिचित लोग होंगे, परिचित, हाँ, डिफरेंट प्लेसेस में, जहां जिनसे हम बात कर सकते हैं। पर्सनल कॉन्वर्सेशन में, पर्सनल कॉन्वर्सेशन में जो मैं जानता हूं कि ये तृणमूल के सपोर्टर हैं, मान लीजिए, वो भी बोलने से डर रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला है। और वो भी इस सेंस में मैं बता रहा हूं कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए चेंज तो होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, मैं व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, बताइए आप। और उन्होंने एक आध बार मुझे टीवी पे देख लिया था, वो डरते हैं इस बात से, और वो सीधा ये कहने से डरते हैं कौन जीत रहा है। यानी चेंज का एक बयार है, लेकिन वो मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर पाए कि नहीं, डबल पिछले बार से बीजेपी को आ जाए कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो जो भय का माहौल है ना, वो सर्वव्यापी है। पुलिस भी डरती है, लोकल पुलिस से। ये तो एक फैक्ट सिद्ध हो गया है जी, बिल्कुल, कि भाई वहां पे ऐसा डर का माहौल बना हुआ है। अच्छा त्रिपाठी जी, चिट्ठी के बारे में मैं सिर्फ ये कह रहा, देखिए चूंकि समय ऐसा है कि स्पष्टता बड़ी जरूरी है। अब अगर उस चिट्ठी को योगेंद्र यादव लिख रहे हैं, उस चिट्ठी को परंजय गुहा ठाकुरता लिख रहे हैं, उस चिट्ठी को परकला प्रभाकर लिख रहे हैं, उस चिट्ठी को नजीब जंग लिख रहे हैं, तो नाम देखना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा कि आपने कह दिया वही हैं जो निर्मला सीतारमण की पति हैं। बिल्कुल, जो उनके साथ नहीं है, जो हमेशा विरोध में रहते हैं। तो इसलिए ये वो समय नहीं रहा कि आप कह दे कि पहले होता था कि इतने बुद्धिजीवियों ने लिखा, तो बुद्धिजीवी हुआ करते थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जब से कांग्रेस की सरकार आ गई, वो हर बार कांग्रेस ये विपक्षी बुद्धिजीवी है, विपक्ष के बुद्धिजीवी हैं। इनके वाले भी आएंगे, अभी 1400 आएंगे, अभी इनकी चिट्ठी आएगी इधर से आएगी, लेकिन अब ये स्पष्टता होनी चाहिए, वरना ऐसे क्या एक संदेश गलत जाता है कि देश के 700 बुद्धिजीवी जो बहुत एकदम से न्यूट्रल थे, वो नहीं चाहिए। जो अलग अलग समय में कांग्रेस के समय में यूपीए के एडवाइजरी कमेटी में रहे, जो कांग्रेस के समय में लाभ के पदों पर रहे, जिन्होंने बाकायदा अभियान चलाया, जो राहुल गांधी के साथ गमछा पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, जो विपक्ष की प्रेस वार्ता होनी होती है तो जो गेट से निकलते दिखते हैं। चलिए उसको तो छोड़िए, ये ना अभी तो ये भी जरूरी है। अभी खड़गे साहब ने एक बात कही, जो बयान मैंने आपको दिखाया, सीरियसली चिट्ठी को ऐसा ले रहे हैं जैसे कोई इलेक्शन कमीशन काम ही का एक्शन ही ले लेगा। त्रिपाठी जी जरा सीरियस हो गए। नहीं, मैं तो सिर्फ स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने बताइए तो सही। मैं तो चाहता हूं कि लोग सीरियस ना लें, इसलिए ये मैंने किया। मैं जो बात कह रहा था आपसे, क्योंकि उनकी स्पीच से जुड़ी बात है। खड़गे साहब ने क्या बोला अभी अपने इस बयान में, जो आपने देखा, उन्होंने कहा ये यहां आते हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान करते हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ करते हैं, महिला वर्सेस पुरुष करते हैं। तो महिला वर्सेस पुरुष किया किसने, छोड़ दीजिए, क्या हो गया? और अगर बंगाल में महिला वर्सेस पुरुष हो गया तो कॉन्टेस्ट आज ओवर है, खत्म। नहीं सर, ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, जब समीर जी ने कहा कि पार्टी ने कहा है कि 89 सीट्स
यहाँ पर आ सकती है, तो फिर तो मुझे थोड़ा कमजोर स्थिति लग रही है बीजेपी की, क्योंकि 89 सीट्स अगर उत्तर बंगाल में आती है तो बीजेपी के लिए ये चुनाव निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। दक्षिण बंगाल में कोई बीजेपी के लिए बहुत जगह अब भी नहीं बनी है। जितना 50 सीट 60 सीट चाहिए होगी, 60 सीटें चाहिए, तो 60 60 सीटें जितना दक्षिण बंगाल में नहीं, वो फर्क है ना, वहाँ पर कोई उनका संगठन नहीं है, वहाँ पर बहुत कमज़ोर है, वहाँ की जो सीट्स का जो कहना चाहिए बंटवारा कह लें, हिस्सा कह लें, उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। बीजेपी को जो अमित शाह ने कहा ना, वो इसीलिए उन्होंने कहा कि 100 सीटें यहाँ पर होना उनके लिए जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, मतलब वहां पर कितना निकाल सकते हैं, लेकिन 89 में बीजेपी की मान भी लूं तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगले फेज की 151 है ना सर? हाँ, 151 में से 18 सीटें आई थी बीजेपी को। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि दक्षिण बंगाल में उनके लिए बहुत मुश्किल हो। और 18 ना 142 है, 194 तो है। 142 में 18 सीट आई थी बीजेपी को। तो 18 से 60 होना तो बहुत बड़ा काम है ना। नहीं, लेकिन ये भी तो है ना कि आप कितना स्ट्राइक रेट, मतलब 152 में से अगर 89 कह रहे हैं, 90 की बात हो गई, तो ये भी तो मसला है ना कि कितना बढ़ेगा। बोल रहे हैं और कठिन तो है ही। सेकंड फेज की जो 142 सीटें, उसमें आप लोकसभा 2024 का परिणाम देख लीजिए, 35 सीटों पर बीजेपी आ गई लोकसभा में। तो लोकसभा अगर आप काउंट करोगे तो 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। भले ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में कम हुई है, लेकिन 35 सीटों पे नहीं, लेकिन जब 60 चाहिए आप 35 सीट पे अगर आगे हो 2024 के लोकसभा चुनाव में सर, तो उसके बाद संगठन ने वहां काम किया है। तो आप ये मान के चलिए कि सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 सीटें जीतने जा रही है इस बार। ये मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी सेकंड फेज में बहुत बुरा प्रदर्शन करेगी, 50 सीटें कम से कम सेकंड फेज में जीतेगी। एक बात बताइए, फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा। फिर और खबरें हैं कुछ बंगाल की, बहुत मजेदार खबरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुझे और प्रोफेसर साहब को छोड़ के आप तीनों की नेताओं से बात होती है? बिल्कुल करते हैं आप लोग? बिल्कुल। तो क्या बता रहे हैं नेता, क्या बता रहे हैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में, वो बताइए। नहीं, देखिए, प्राइवेट कन्वर्सेशन में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बातचीत आ रही है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पहली बार ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत सकते हैं पे हैं भी, बिल्कुल जीत रहे हैं पे नहीं है। ये तो मैं आपको हर बार हर डिबेट में एक लाइन बोलता हूं कि ममता जी जब तक हार न जाएं, जब तक वो सत्ता से बाहर न हो जाएं, तब तक ही नहीं कह रहे। इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस बार जीत सकते हैं, में उनके थोड़ा कॉन्फिडेंस है। जो 21 में था वो नहीं था, और 21 में कोई भी, हम लोगों का भी जो अनुमान था, मेरा निजी अनुमान भी था, वो 100 के आसपास का। टीएमसी वालों से ही बात होती है आपकी, कांग्रेस वालों से बात नहीं? हाँ, कांग्रेस के लोगों से बात हुई। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी लड़ाई लड़ी। टीएमसी वालों से संयोग से किसी से बात नहीं होती। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी अच्छी पोजीशन। बिल्कुल। सर आप भी बता दें। एक चीज ऐड करूं, लेकिन सब ये एडमिट कर रहे हैं कि ना ग्राउंड पे बीजेपी का प्रेजेंस बहुत मिनिमल है। जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो सकता है वो चेहरा ही है, और वो मोदी जी का चेहरा है। लेकिन इनके ग्राउंड पे एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि आज तक तुम्हारे घर में किसी ने बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन से आया है वोट मांगने? बोला कोई नहीं आया। तो आप वो समझ सकते हैं कि वो कौन से शहर की बात है सर? ये सिलीगुड़ी शहर है, जो मतलब सिलीगुड़ी तो बीजेपी का पकड़ है, वो तो वैसे भी बीजेपी वोट नहीं मांग रही जाके, वो बीजेपी उसके बोला मेरे घर कोई नहीं आता है। लेकिन ये है कि पोस्टर, और ये एक पॉजिटिव फीलिंग है जो पहले भी था। तो इस बात, ठीक है सर, ब्रेक करना पड़ जाएगा। आप अपना बताइए सर, नेता क्या बोल रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना कि बीजेपी अच्छी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जो मैंने कहा कि बीजेपी ने सब कुछ लगा रखा है संगठन के अलावा, संगठन वहां नहीं है। और जो बीजेपी की देश भर में स्ट्रेंथ है जिससे वो चुनाव जीतती है, वो वहां पर नहीं है। और अभी टोटल भी कर ले, जैसे 89 + 50, तो वो कहाँ पहुंच रही है? 140 पर पहुंच रही है। तो 140 का मतलब वो 160 पर हो जाएगी या 120 पर होगी? ओके, है ना? ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी अच्छा चुनाव लड़ रही है और ऑफेंसिव तरीके से चुनाव लड़ रही है। नेता क्या बता रहे हैं? इस बार 85,000 बूथों पे सब जगह भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गया है, और हर 23 जिले, हर जिले पे एक कैबिनेट मंत्री को इंचार्ज बनाया गया है, हर विधानसभा पे एक सांसद को इंचार्ज बनाया गया है, हर विधानसभा में एक विधायक को, प्रदेश के किसी मंत्री को इंचार्ज बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार वहां पे संगठन को मैनेज किया है, संगठन जिस तरीके है, वो किसी राज्य में इस तरह के चुनाव नहीं लड़ी भारतीय जनता पार्टी। बात होती है, मैं बीजेपी के लोगों की बात कह रहा हूं, वो उनमें कोई डाउट है, अभी भी कोई संशय है, या बिल्कुल क्लियर है माइंड में? 99% लोगों ये कहना है कि 150 सीटें तो हमारी आ ही रही है। उसके ऊपर कहां जाकर रखोगे हम ये नहीं कह सकते। हम 160 भी जा सकते हैं, 175 भी जा सकते हैं, 150 के नीचे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता मानने को तैयार नहीं है। बात होती है आपकी? नहीं, टीएमसी वालों से नहीं होती मेरी। अच्छा, ठीक है। SIR भी तो है ना उसका भरोसा।
प्रचार का आखिरी दिन है आज और सहमति मतलब परसेप्शन में ये बन रही है कि बीजेपी को बढ़ना चाहिए। अब जीत हार तो खैर जनता ही बताएगी और 4 मई को ही पता चलेगा। वैसे भी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, ओपिनियन पोल होता भी किसी के पास तो दिखा नहीं सकते थे। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। अच्छा, तमिलनाडु से पहले मैं आपको बंगाल की 2 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बता देता हूं, उसमें भी आप देखिए, क्योंकि इसमें भी जो है सार छुपा हुआ है पूरा इस कैंपेन का। पहली खबर जो है वो ये कि बंगाल में चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। देखिए आप, कैंपेन को भी निशाना बनाया जा रहा है। कैंपेन को कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई। इस मामले में कोलकाता पोर्ट से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राकेश सिंह, उन्होंने टीएमसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश सिंह ने आरोप लगाया है कि ये जब झगड़ा चल रहा था तो उस वक्त टीएमसी के जो लोग वहां सामने आए थे, उन्होंने मिनी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, क्योंकि कई लोग जो हैं वो पोर्ट एरिया को, यहाँ से फिरहाद हकीम है बेसिकली यहाँ कैंडिडेट, बड़े कद्दावर नेता हैं टीएमसी के, और वो ऐसी हिंदू मुसलमान वाली बात करते रहते हैं, हिंदू नहीं मुसलमान वाली बात करते हैं। तो इसको कुछ लोग मिनी पाकिस्तान कहने लगे। तो यही वो आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं कि वो नारा लगा यहाँ पे। अब हुआ क्या था, हुसैन शाह रोड पर बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह की पब्लिक मीटिंग हो रही थी। टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने बीजेपी वालों के सामने जय बांग्ला के नारे लगाए, इधर से जय श्री राम के नारे लग गए। अब इसी में आप समझ लीजिए, मेरे हिसाब से तो अगर जय बांग्ला का जवाब जय श्री राम से दिया गया तो नहीं दिया जाना चाहिए था, बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। जय बांग्ला का जवाब जय बांग्ला ही होना चाहिए था, क्योंकि ये उनका कैंपेन यही है कि हम जय बांग्ला वाले हैं, ये जय श्री राम वाले हैं। खैर एनीवे, इसके बाद बहस हुई दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में, काफी हंगामा हुआ। बीजेपी इस हंगामे के लिए लोकल पुलिस को और डिप्टी कमिश्नर को भी आरोपी बता रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है, बीजेपी और टीएमसी दोनों के कार्यकर्ताओं को उसमें अरेस्ट भी किया गया है। और ये जो सीट है एनीवे, ये वैसे टीएमसी का बहुत मजबूत गढ़ है, फिरहाद हकीम बहुत मजबूत नेता हैं टीएमसी के। तो एक हंगामा तो जो है ये होता। पहले इसी की बात कर लेते हैं सर, जो आपने पहली अभी पीछे आप कह रहे थे ना, लोकल, आपने भी कहा था लोकल वर्सेस आउटसाइडर, और आपने कहा था बंगाली अस्मिता, जी वही मामला है। ये मामला वही है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी को जय श्री राम का नारा नहीं लगाना, मतलब कोई मैं धर्म के हिसाब से नहीं कह रहा, वो जय बांग्ला और जय बांग्ला ही हो सकता है। ममता जी का तो पूरा का पूरा कैंपेन ही जय बांग्ला को लेकर है और बंगाली अस्मिता को लेकर। और हम लोग बार बार चर्चा करते रहेंगे, बंगाल और तमिलनाडु जो दोनों स्टेट हैं वो सब नेशनलिज्म पर काम करने वाले स्टेट है। वहाँ पे तमिल अस्मिता, यहाँ बंगाली अस्मिता। और ममता जी ये लड़ रही हैं, वो प्रधानमंत्री जी अमित शाह के खिलाफ कोई बड़ा कैंपेन नहीं चला रही, वो केवल यही चला रही कि वो बंगाली नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। और वहाँ बीजेपी की उस लड़ाई में वो आगे नहीं आ रहे, तो जय बांग्ला का करके वो तो उस ट्रैप में ही ला रहे हैं आपको कि जय श्री राम का नारा लगाए। उन्होंने उकसाया, आप भड़क गए। तो वो एक बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई से कैसे पार होंगे। जैसे हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की कि जब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष साहब ने कहा था कि ये कल्चरल और सिविलाइजेशनल वॉर है, तो मैंने कहा सिविलाइजेशनल वॉर तो बंगाल में है, ममता जी भी वही लड़ रही है। दोनों की सिविलाइजेशन में फर्क है, वो बंगाली सिविलाइजेशन पर काम कर रही है, वो हिंदू सिविलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। तो क्या वो उस लड़ाई को उस तरह से जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, ये असली लड़ाई वहां पर चल रही है। बाकी सब चीजें, एक और बड़ी बात बताई एक और मित्र ने कि पिछले चुनाव में बीजेपी कह रही थी कि वहाँ डोला बोलते हैं जो ये देते हैं आप फ्री बीज और उसके लिए कि ममता जी के, तो बीजेपी कहती थी कि ये सब के चक्कर में मत पड़ो, ये तो 2 दिन की बात है, 1000 रुपये 1500 रुपये, हम आपको परमानेंट नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, ये वो। लेकिन वो उनको समझ में आया कि उससे काम नहीं चलेगा। तो इस बार बीजेपी भी ममता की जो नीति वो है फ्री बीज या जो, उसके जवाब में काम दुगना करने और वो लड़ाई लड़ रही है। तो एक नए तरीके की बीजेपी वहां लड़ाई लड़ रही है। आप देखिए एक और किस्म की लड़ाई कैंपेन में कैसे होती है, जो पावर में होता है वो पावर में होता है। सत्ता जब किसी को मिलती है तो ही पता चलता है कि इसमें कितनी ताकत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोड शो कर रही है बंगाल में, मुख्यमंत्री, बीजेपी ने भी तो बहुत सारे मुख्यमंत्री उतारे हुए। अब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कर रही है कैंपेन और लाइट कट गई, अंधेरा हो गया। अब कटी या काटी गई। बीजेपी तो ये कह रही है कि टीएमसी ने मशीनरी का दुरुपयोग किया और हमारी मुख्यमंत्री जो है वहां कैंपेन कर रही थी तो स्ट्रीट लाइट्स ही बंद करवा दी। लेकिन फिर भी रोड शो रुका नहीं, रोड शो जो है वो चलता रहा। अब अगर ये काटी भी हो किसी ने, मतलब किसी के कहने पर बिजली विभाग ने उस इलाके में अगर अंधेरा कर भी दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये चुनाव है, चुनाव में सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। क्यों समीर जी?
बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री वहां प्रचार कर रहे। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से धुआंधार प्रचार किया है, पूरे चुनाव प्रचार को जिस तरीके से ऊर्जा उन्होंने भरा, और कार्यकर्ता जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे, जिस तरीके से वहां पर जोश में थे। रेखा गुप्ता भी वहां भारतीय जनता पार्टी की अकेली महिला मुख्यमंत्री है, तमाम राज्यों में प्रचार करने जाती है। यह बता रहा है कि जिस तरीके से वहां बिजली काटी गई तो ममता बनर्जी कितनी सरकार हताश है। ठीक है, अब ये कहा सकता है कि भाई इस समय तो ममता बनर्जी तय नहीं करेगी, लेकिन अधिकारी कौन बैठे? रेखा गुप्ता के समय लाइट कट जाती है। अभी देवेंद्र फडणवीस ने जब प्रचार किया तो वहां पर तमाम तरह के गतिरोध उत्पन्न कर दिए गए, कार्यकर्ताओं को वहां जाने नहीं दिया गया, गाड़ियां रोक दी गई, चेकिंग के बहाने के नाम से तमाम तरह की तकलीफें दी गई। तो इस तरीके से अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। ये बता रहा है कि इस समय टीएमसी किस हालत में। और अभिषेक बनर्जी इस बार चुनाव प्रचार करने से ज्यादा वो पूरी रिपोर्ट ये ले रहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अमित शाह की रैली में कितने लोग आ रहे हैं, लोग कैसे खुद होके आ रहे हैं, कितने इकट्ठे किए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की रैली में इतने लोग क्यों आ रहे हैं, वो अपने वहां के स्थानीय नेताओं से ये बात के लिए पूछ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि अगर अभिषेक बनर्जी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की रैली में खुद होकर इतने लोग आ रहे हैं, तो टीएमसी कहां खड़ी है इस समय? सर वैसे मैं बताऊं, मैं कई बार कह चुका हूं, भीड़ तो मैं तो नहीं मानता कोई पैरामीटर। हमारे यहाँ तो हर जगह लोग चले ही जाते हैं। मुझे अखिलेश यादव की बात याद आती है 2017 के इलेक्शन में, जब 2017 था, बंगाल का मामला लगे, बंगाल में लोगों को पता है कि बाद में पिटाई होती है। उन्होंने कहा कि मेरी रैलियों में जो लोग, आज तो मैं ये सोच रहा हूं नतीजे के बाद, ये जो लोग आते थे मेरी रैलियों में कौन थे? इन्होंने आते तो इतने लोग, तो वोट क्यों नहीं दिया? 2017 की बात तो बंगाल में तो नाम नोट किया जाता है, फोटो लिए जाते हैं मोबाइल पे कि ये भाजपा की रैली में गए थे, इनको बाद में घर जाके देखेंगे। ऐसे में अगर लोग खुद होके आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है, तो ये गंभीर बात है ना। रेखा जी का बड़ा असर हो सकता है बंगाल के चुनावों में। सर महिला कार्ड तो, हाँ इसीलिए मैंने कहा बीजेपी चलना चाहती है ना इस बार। यही तो मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं जी। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। अब तमिलनाडु में मैंने आपको बताया कि डीएमके जो है वो अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इलेक्शन कैंपेन में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं। इस आखिरी वक्त में सारे दल जो हैं तमिलनाडु में भी पूरी तरह सड़कों पर उतरे हुए हैं। हर बार की तरह कांग्रेस इस बार डीएमके के साथ अलायंस में तो है, लेकिन दोनों के बीच में एक रार दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर एक खटास है, और इसका नतीजा यह हुआ कि कैंपेन के लास्ट लेग में भी राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर स्टालिन, इनकी एक जॉइंट रैली नहीं हुई, एक भी। अभी भी कोई भी कांग्रेसी नेता और डीएमके का नेता साथ में प्रचार नहीं कर रहा है वहां पे, एक अलायंस में होते हुए। अच्छा, राहुल गांधी अगर मंच शेयर करेंगे तो स्टालिन के साथ ही करेंगे ना, और किसी के साथ तो करेंगे नहीं। अब वो किसने मना किया, कि किसने इनकार किया, ये भी समझा जा सकता है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये बताई जाती है कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने काफी असर्ट किया सीटें अपने लिए इस बार पिछली बार से ज्यादा लेने के लिए। और ये, हाँ सर, 45 सीटें अब मिली कितनी है? 18 सीटें मिली है। नहीं 27 45 मांग रहे, 27 मिली। तो दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना था कि भाई इलेक्शन से पहले हमको सरकार में शामिल करो, हमारा सरकार में कुछ से होना चाहिए, तभी तो जनता के बीच में हम कुछ करने लायक हैं। डीएमके ने वो बात नहीं मानी, इनको ना सीटें दी उस मुताबिक और ना सरकार में जगह दी, और इलेक्शन कैंपेन में दोनों अलग अलग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे भी जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ कौन जा रहा है? वहाँ तेजस्वी भी जा रहे हैं, वहाँ पर केजरीवाल भी जा रहे हैं। अब केजरीवाल और राहुल गांधी साथ सभा कर लें, अगर वहां तेजस्वी गए हैं तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए भी प्रचार कर ले, नहीं वो डीएमके के लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ये बड़ा साफ साफ जो है एक भेद जो है यहां पर दिखाई दे रहा है। अब राहुल गांधी गए तो क्या बोले? राहुल गांधी ने बात वहां सही पकड़ी, मतलब लोगों को घर करने वाली बात पकड़ी। उन्होंने कहा ये इलेक्शन जो है, आप ये मत सोचो कि ये डीएमके एरिया, ये डीएमके का इलेक्शन है, या मतलब महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए का इलेक्शन है, जिसको एनडीए में लीड कर रही है या ये डीएमके। नो, उन्हें एनडीए का मतलब है न्यू दिल्ली अलायंस, ये दिल्ली वाले लड़ रहे हैं यहां के। और तमिलनाडु में दिल्ली वालों का डर दिखाओ तो काम करता आया है आज तक, और राहुल गांधी ने वही नब्ज पकड़ी है। सुनिए। Has happened recently in Bihar. Chief Minister of Bihar has been removed and a BJP man has been placed there. Why? Because the Chief Minister of Bihar is compromised. Say a word and he silently went to the Rajya Sabha. Past deeds have allowed the BJP to control him completely. And that is what they want to do here in Tamil Nadu. Adaitan want to have a government which they fully control. Chief Minister who does exactly what they say is something that we are never going to allow them to do. No matter what dream they have, they will never ever control the government or the people of Tamil Nadu.
अब उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया नीतीश कुमार को। देखिए, चीफ मिनिस्टर से राज्यसभा का सांसद बना दिया और बिहार की सरकार हड़प ली। यही काम ये AIADMK के साथ करना चाहते हैं तमिलनाडु में। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, राहुल गांधी की रणनीति मतलब जिसने भी बनाई हो, ये किसी और राज्य में सुनने में रहता तो थोड़ा प्रभावी भी होता और शायद उसका मतलब भी निकलता। लेकिन तमिलनाडु में जहां की पूरी राजनीति दिल्ली वालों का मतलब, तमिलनाडु के विरोधियों का मतलब वो कांग्रेस पार्टी रहा है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं रहा। भाजपा तो वहां मतलब जिसको कहते हैं ना कि तू कौन मैं खाम खा, तो उस स्थिति में है। अगर वहां राहुल गांधी ये बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका दो मतलब हो सकता है। एक तो ये कि उनको राजनीति की समझ शून्य है, बस जाते हैं भाषण करके चले आते हैं, जो कि मैं नहीं मानता हूं भाई नेता प्रतिपक्ष हैं ऐसे कैसे कह दें। दूसरा ये कि उनको भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती दिखने लगी है। जो भारतीय जनता पार्टी वहां कुल 27 सीटों पर लड़ रही है, उसका गठजोड़ उनको इतना ताकतवर लग रहा है जो AIADMK के साथ, कि उनको लग रहा है कि अरे तो दिल्ली वाला गठजोड़ ताकतवर हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह चिंता की बात होनी चाहिए स्टालिन साहब के लिए, जहां इतनी बड़ी लड़ाई स्टालिन कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ये जो एंटी तमिल लोग हैं ये हैं वो हैं, और भाजपा क्या कहती है, हम सेंगोल से लेकर CP राधाकृष्णन तक हम तो आप ही के लिए पीछे पड़े हुए हैं, हम तो तमिल अस्मिता की बात करते हैं, हम तो तमिल कवि, तमिल भाषा, तमिल संस्कृति उसकी बात करते हैं। उसमें राहुल गांधी जी भी बोलेंगे तो किसका भला कर रहे हैं, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। एक बात जो मैंने आपको बताया ना, ये साथ में सभाएं नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा एक अजीब बात है। अब एक केजरीवाल वाला बयान भी आप सुन लीजिए, फिर उससे बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल वहां पर गए, अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात की जो राहुल गांधी वहां बोल करके आए हैं। उनके निशाने पर भी भाजपा थी, उन्होंने तो प्रॉपर रोड शो किया स्टालिन के साथ। ये देखिए, ऐसी तस्वीर राहुल गांधी के साथ नहीं दिखाई देगी आपको स्टालिन की कोई। ये बड़ी बात है, मतलब कि भाई आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है वहां पे। आम आदमी पार्टी क्या मतलब वहां पे, लेकिन फिर भी गठबंधन में केजरीवाल को बगल में खड़ा करके जीप में या वैन में वो रोड शो निकाल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर है भाई, चीफ मिनिस्टर इस तरीके से सड़कों पे एक नेता को बगल में हाथ लिए चल रहा है, तो वो बताता है कि ये मेरा करीबी है। और कहा भी केजरीवाल ने कि ये तो मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे भाई जैसे हैं। ये सुनिए और क्या बोले वो। NDA stands for New Delhi Alliance. NDA is not BJP and ADMK. NDA is only BJP. BJP has captured ADMK. ADMK is completely in the grip of BJP. See what has been done in Bihar. The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, he was Chief Minister till yesterday. Today he has been reduced to merely a Rajya Sabha member. Why? This will be done with ADMK also. ADMK will be broken into 3 parts and BJP will take over. इसमें आ जाओ। तो केजरीवाल साहब ने भी वही बात की जो राहुल गांधी कह रहे थे, भाई आप डर दिखा रहे हैं, AIADMK गलत करेगी, इसका नहीं, बीजेपी गलत करेगी और वो भी AIADMK के साथ गलत करेगी और फिर आपका इस्तेमाल करेगी। देखिए, इस समय तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ये 2 गठबंधनों से अलावा एक नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो है उस पर आधारित है। और ये जो कैंपेन हो रहा है ये तो, और दोनों द्रविडियन पार्टीज जो हैं वो कुल मिलाकर 80% वोट कंट्रोल करती हैं। और ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी फ्रिंज प्लेयर्स हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो कई मामलों में आप इनका ये भी देखेंगे कि ये पार्टियां जो वहां लड़ रही हैं उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा। और इसमें टीवी के जो है विजय की पार्टी वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगी। और वो यहां पे ऑपोजिशन को वोट करने की बात हो रही है कि ऑपोजिशन का ही वोट कटेगा, तो वो वोट किसको जाएगा। तो यहां पर अब तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें डीएमके का अपर हैंड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डीएमके या वहां रेपिटेशन नहीं होता है केरल में जैसे होता था, हालांकि वहां भी एक बार रिपीट हो गया था, कहीं ऐसा चांस वहां तो नहीं है। और मार्जिनल प्लेयर्स ये दोनों हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब AIADMK पर बीजेपी है, डीएमके पर कांग्रेस है। और कांग्रेस और डीएमके का हमेशा एक 19-20 का संबंध रहा है, कभी वो साथ बैठ के आप देखेंगे पॉलिसी डिसीजन में भी वो साथ नहीं रहते हैं। और पूरी डीएमके की पॉलिटिक्स तो एंटी कांग्रेस रही है, इतिहास आप उठा के देख लीजिए। AIADMK तो कभी कांग्रेस के साथ रही भी थी, कई बार उन्होंने साथ भी लड़ा है। लेकिन इस समय जो पॉलिटिक्स वहां है अगर उसको देखें वो बड़ा रोचक होगा कि विजय कितना सीट लगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 15 से 20%, लोग कह रहे हैं 17% भी, और वो किनका वोट काटेंगे और उनको कितना सीट आएगा। अल्टीमेटली यहां पर जो एज मुझे दिख रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, वो
हमेशा डीएमके को ही होगा। और क्योंकि जो एआईएडीएमके का जो एक इलेक्शन सिंबल था या एक इलेक्शन फेस था जयललिता का, वो तो हम नहीं है नहीं, पहले एमजीआर थे, वो अब है नहीं। अब उनका लेगेसी वो पलानीस्वामी कर रहे हैं, तो वो कितना इस वोट चुनाव में जो आपने कहा कि एक तीसरा भी अब एक फैक्शन या एक तीसरा पोल भी खड़ा हो रहा है, उसमें आप विजय को मानते हैं केवल, या विजय भी और बीजेपी भी? बीजेपी उस सेंस में मार्जिनल प्लेयर है, क्योंकि अभी तक दोनों मेन स्ट्रीम पार्टियां जो हैं कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक बैसाखी के सहारे वहां पर खड़ी हैं, और दोनों जितना सपोर्ट एआईएडीएमके या के वोटर्स दे पाएंगे बीजेपी को और डीएमके के कांग्रेस को दे पाएंगे, और इतिहास भी यही बताता है। तो मुझे नया डेवलपमेंट वहां नहीं, क्योंकि द्रविडियन पार्टी जो है एंटी आप कहें नॉर्थ इंडिया या एंटी हिंदी या एंटी जो दिल्ली वो कह रहे थे, वो रही हैं। तो ट्रेडिशनली मुझे नहीं लगता है कोई नया परिवर्तन यहां पर। पिछली बार 20 सीट लड़ी थी भाजपा, 2.62% वोट मिला था बीजेपी को। लड़ तो इस बार भी उसको भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं रही, 27 सीटों पे 27 पे लड़ रही है। तो पिछली बार 2.5% वोट था बीजेपी का, तो कितना ही बढ़ जाएगा बीजेपी का वोट? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वो तो जाहिर है कि अगर मेन फोर्स तो वहां एडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी कितना वैल्यू एडिशन कर पाएगी, असली ये कह रहे हैं अभी भी डीएमके आगे दिखती है। नहीं, अभी मुझे भी डीएमके आगे, मुझे भी आगे दिखती है। और विजय की बात भी कर, विजय इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस चुनाव में। और यदि कहना चाहिए क्या कहते हैं त्रिशंकु सरकार, यदि त्रिशंकु विधानसभा वहाँ पे बनती है, हंग असेंबली होती है, तो उसमें विजय की इंपॉर्टेंट भूमिका हो सकती है। विजय बहुत महत्वपूर्ण अगर विजय को अच्छी सीटें मिले, ऐसी संभावना वहाँ दिख रही है। और डीएमके तो वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है। ये एक बात समझाएं कि एआईएडीएमके पे क्यों नहीं निशाना बना रहे, इसलिए क्योंकि वो तो दोनों द्रविडियन पार्टी है ना, तो उनके खिलाफ आप नहीं निशाना बना सकते। कांग्रेस हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो केवल बीजेपी पर ही निशाना बना के वो एंटी द्रविडियन एक जो इमेज है उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो तो बीजेपी या जो और पार्टी है उनको करना चाहिए था, याद दिलाना चाहिए था कि जो देवेगौड़ा सरकार थी, कांग्रेस ने गिराई थी सीताराम केसरी अध्यक्ष से, मैं रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ, तो वो सरकार तो इसलिए गिरी थी क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि डीएमके राजीव गांधी असैसिनेशन में शामिल है, आरोप उसका शामिल था जैन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले। तो वो डीएमके आज कांग्रेस के साथ है। हालांकि दोनों पार्टियां सबके साथ रह रही हैं, लेकिन चुनाव में यदि आप आना ही चाहते हैं तो कहीं पर भी उतर जाए। सर एक्चुअली दोनों ही अलायंस असहज है, असहज है, दोनों ही असहज। एआईएडीएमके को भी बहुत बीजेपी को साथ लेके चलने में दिक्कत होती है। वो द्रविडियन राजनीति करते हैं ना। उसको डीएमके के साथ ये भी तो कहिए ना कि कांग्रेस और भाजपा भी तो असहज है, उनकी कोई स्थिति नहीं। इस बार सर दोनों नेशनल पार्टीज वहां पिछलग्गू हैं, दोनों बहुत कोशिश करके भी अपना कोई ऐसा मोमेंटम नहीं क्रिएट कर पाई है। एक चीज लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये भी हुआ कि इस बार जो शशिकला जो है वो अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रही है, उनका भतीजा दिनकरन वो एआईएडीएमके के साथ चला गया है। और मुझे लगता नहीं कि विजय कोई बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आप देखिए पूरे चुनाव प्रचार में विजय कुछ मतलब पूरा कंफ्यूज दिखे। कुछ आप रैली साइकिल पीके निकलेंगे क्या? बीजेपी के लक्षण वही मतलब उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया। आप देखिए बिल्कुल, आप जो चुनाव प्रचार करने जा रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, किसी ने आपके ऊपर हार फेंका तो आप दौड़ के गाड़ी के अंदर चले जा रहे हो, आप लोगों से मिल ले रहे हो। उनका ओवरऑल देखिए किसी भी चीज को लेकर उनका क्लियर नहीं है स्टैंड लेके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें 4% भी वोट मिलेंगे। उन्होंने अपने रोड शो में जो है गाड़ी में अंदर बिठा लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको। मतलब एक तो अभिनेताओं को भगवान जैसा ही माना जाता है, वैसे ही माना जाता है तमिलनाडु में। मतलब कोई आशीर्वाद मांगे अलग बात है, वो दे भी दे कोई। वो जो देखने आ रहे हैं सर, उनको 15-17% वोट मिलना है। कांग्रेस को 4% वोट मिले थे, 18 सीटें जीत गई। का 17% वोट विजय ले गए। 33% तो डीएमके का वोट है, 38% एआईएडीएमके का वोट है। देखिए जरा समीर जी, अगर आप देखें ना तो पूरा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स देखें, जितने फिल्म स्टार हुए हैं वो मार्जिनल प्लेयर्स बन के ही निकल गए हैं, चाहे वो रजनीकांत हो, चाहे विजय हो, चाहे कमल हसन तो चुनाव कमल हसन हार गए, इस बार डीएमके का कैंपेनिंग कर रहे हैं। और एमजीआर और जयललिता को छोड़कर कोई भी उस द्रविडियन स्पेस को नहीं ले पाया। तो उस सेंस में विजय का भी वही हाल होगा जो रजनीकांत और लेकिन सर एक हमने ये बात की थी कि विजय क्यों अलग है, क्योंकि विजय फिल्मों से रिटायरमेंट लेकर के आ रहे हैं। तो वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं सीरियस हूं, मैं फुल टाइम राजनीति में आ रहा हूं। और दूसरा एज भी है, एक यंग आदमी है। वो बाकी लोग जितने भी आए वो अपने फिल्मी करियर को बिल्कुल खत्म करके, और ट्रैक्शन बहुत है। वो रजनीकांत और वो सब खत्म हो चुके थे, उसके बाद इसीलिए सौरभ नहीं ट्रैक्शन विजय के नहीं, विजय के ट्रैक्शन के मुकाबले में, हाँ मुकाबले में इसीलिए 17% फाइन ही है। हम लोग भी रजनीकांत वो सुपरस्टार अलग है। मैं कह रहा हूँ उनका ट्रैक्शन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में रहा वो विजय के पास ज्यादा है। सर वो मेगा के भी ऊपर कुछ बोलते हैं, हाँ, तो मेगा स्टार के ऊपर भी कुछ बोला जाता है। वो
हिंदुस्तान भर में उनको मतलब उस तरह से चलिए, दो खबरें और आपको मैं बताता हूं, दोनों इंटरेस्टिंग खबरें हैं और अदालत से जुड़ी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से शराब घोटाले के मामले में झटका लगा। केजरीवाल ने अपनी पिटीशन में जो जज सुनवाई कर रही थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उनसे ये अपील की थी कि वो इस मांग की थी रादर कि आप वो ये सुनवाई से हट जाएं, क्योंकि उनके निष्पक्षता पर उनको संदेह है और इस केस की पैरवी इन्होंने खुद की थी। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की पिटीशन खारिज करते हुए खुद को सुनवाई से अलग करने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पिटीशन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि जस्टिस शर्मा आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में जाती हैं, इसलिए उन्हें उनकी निष्पक्षता पर संदेह है। अपने फैसले में जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि न्याय किसी के सामने नहीं झुकता, किसी से नहीं डरता, वो इस अर्जी को खारिज कर रही हैं। इस केस की सुनवाई वही करेंगी और बिना किसी भय या पक्षपात के फैसला करेंगी। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि यह केस अरविंद केजरीवाल के लिए तो विन विन है। अगर वो सुनवाई से हट जाएं तो केजरीवाल कहेंगे कि उनके आरोप सही थे, अगर वो उस केस में सुनवाई करें तो केजरीवाल उनके फैसले पर सवाल उठाएंगे। इसलिए वो न्याय के सिद्धांत को सबसे आगे रखते हुए सब बातों की चिंता नहीं करेंगे और वो उसकी सुनवाई करेंगे। 2-3 पॉइंट्स उन्होंने कहे थे, जैसे ये कि वो आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो बार एसोसिएशन के कार्यक्रम होते हैं और हर तरीके का एसोसिएशन होता है, और हमारा जुडिशियल एक जज का कोर्ट रूम के बाहर भी कुछ ना कुछ संवाद चलता रहता है या हमारी इंटरेक्शन होती है, वो इसका हिस्सा है और हम तो किसी के भी बाहर से जुड़े मतलब वकीलों से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में जा सकते हैं। फिर एक पॉइंट केजरीवाल जी ने कहा था कि आपके बच्चे जो हैं वो तो सरकारी पैनल में वकील हैं, तो सॉलिसिटर जनरल जो मेरे खिलाफ केस लड़ेंगे ये तो उनको काम देते हैं, तो यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसका भी उन्होंने कहा, जवाब दिया कि भाई ये पहले ये सिद्ध किया जाए कि वो कोई अनुचित लाभ ले रहे हैं या उनकी वजह से मैंने कभी कोई अनुचित काम किया है तो इस बात को माना जाए। और फिर उन्होंने कहा कि ये मेरे करियर में पहली बार किसी ने मेरी निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। अब जस्टिस स्वर्णकांता का अरविंद केजरीवाल के सीधे आरोप लगाना, खुद आरोप लगा, अपनी अपील पैरवी खुद करना और उसके बाद स्ट्रेट अवे नो कर देना कि नहीं, नथिंग डूइंग, मैं ही ये केस सुनूंगी, ये अगर आप पूरे न्याय के उसमें देखें तो ये सही हुआ या गलत हुआ? त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा जरूरी था, वरना तो कल को कोई भी नेता आएगा और ये बड़ी विचित्र बात है जब कोई कहता है कि फलाना जी गवर्नमेंट काउंसिल में हैं या किसी कार्यक्रम में चले गए। अब यही तो मानसिकता है ना कि प्रणब मुखर्जी चले जाएं अगर नागपुर विजयादशमी कार्यक्रम में तो उन्हीं को देश निकाला दे दिया जाए। बस चलता कांग्रेस के वालों का तो उनको देश निकाला दे देते। तो ये मानसिकता तो यही है ना। फिर जब आप कहते हैं कि आप नहीं सुन सकती हैं, तो कोर्ट कभी भी किसी भावना पर निर्णय नहीं करता है, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट के सामने आपको कुछ एविडेंस रखना होता है, कुछ आपको बताना पड़ता है कि भाई आप न्यायाधीश महोदय हैं स्वर्णकांता जी, लेकिन आपके ये कंडक्ट है जो बड़े खराब रहे, एक भी कंडक्ट नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, उस पर भी बात हुई कि भाई संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में और जो हमने कहा था और जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फैसले पर कोई एडवर्स कमेंट नहीं किया। आप जितनी बातें बता रहे हो वो कोई भी कानूनी आधार पर नहीं टिकती है और इसलिए मुझे इस केस से खुद को अलग करना मतलब न्यायपीठ पर जो सवाल उठ रहे हैं, और मैं तो इसको यूं देखता हूं कि ये साजिश होती है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं ना, मैं करूंगा, तो वहां भी वो खुद पैरवी जब कर रहे थे तो वहां क्या होता है कि आपको जिरह करनी होती है कुछ फैक्ट के आधार पर, या जो वो क्या कर रहे थे, वो रैली जैसा भाषण कर रहे थे, रामलीला मैदान समझ लिया था उन्होंने। तो स्वर्णकांता जी ने वहां भी रोका कि आप मूल मुद्दे पर आइए ना, वहां भी वो आ गए उसी पर। फिर उन्होंने कहा कि हमने कुछ चीजें और उसमें जोड़ी थी, तो उन्होंने कहा दो चीजें हैं, या तो आप कहिए कि आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं, वकील से पूछ के आइए, या आप ये मत कहिए कि अच्छा हम ये भूल गए थे, तो आपको जानकारी नहीं तो आप आइए मत। इन्होंने 3 जो मेन पॉइंट उठाए थे, मैंने 2 आपको बताया कि एक तो आप आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम में गई, दूसरा उनके बच्चों का, तीसरा उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही केजरीवाल जी ने, उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक जगह यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल का केस देखना सुप्रीम को, ये हाई कोर्ट में जो है ये माना नहीं जाएगा, इनकी अपील मानी नहीं जाएगी और फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा इनको। तो एक वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर तक को पता है कि आप क्या फैसला देंगी, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि भाई कोई नेता क्या बोलता है, ये मेरा लुकआउट नेता, आप क्या बोलते हो, वो क्या बोलते हैं, कोई भी लीडर क्या बोल रहा है, इससे मेरा मैं कहां से जुड़ जाती हूं। सर ठीक हुआ गलत हुआ? सर एक बात जनरली कही जाती है, मतलब स्वर्णकांत, ये सवाल भी ठीक हो सकता है कि कोई भी किसी जज पर आरोप लगा के कोई बात कह सकता है कि उनको हटाया जाए, लेकिन एक जनरल बात कही जाती है कि सीजर्स वाइफ अबव देन सस्पिशन होना चाहिए। ये एक बात कही मूल सिद्धांत के तौर पर, इसको बहुत आरोपों के तौर पर या वो ऐसा करती हैं नहीं करते हैं, ये बात होती है। जब न्याय जो देने वाला हो उस पर अगर सवाल खड़े हों तो वो सवाल चिंता करते हैं, चिंता पैदा करते हैं। और मुझे लगता है कि जस्टिस स्वर्णकांता ने ठीक तरीके से बात की होगी कि भाई हम सिद्धांत के साथ, न्याय के सिद्धांत के साथ चलेंगे, और उसमें मुझे कोई शक भी नहीं है। लेकिन
अरविंद केजरीवाल साहब को अगर ऐसा लगता है तो अब उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई मैं इस पे सहमत नहीं हूं, और सुप्रीम कोर्ट जो राय मतलब जज हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, मतलब जज उनकी सुनवाई ना करे। और ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत बार जज करते हैं। लेकिन एक उदाहरण मैं पॉलिटिकल आपको दे दूं रेफरेंस के लिए, मुझे थोड़ा समय का एक सेकंड। प्रधानमंत्री जी के से जुड़ा हुआ सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो एक जज साहब थे, अब उनका नाम मैं अभी नहीं ले रहा, लेकिन उन पर भी यही आरोप लगे थे। वो कांग्रेस के नेता भी रहे, फिर वो जज भी बन गए, और फिर उन्होंने जो कार्रवाई की दोनों पर, अमित शाह जी पर और उस नरेंद्र मोदी पर, वो उस समय वहाँ पर थे, उसको लेकर बहुत सवाल खड़े हुए थे। हालांकि उन दोनों ही नेताओं ने उस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए, जज पे सवाल नहीं उठाए थे। बस 15 घंटे का वक्त बाकी है। 8 अप्रैल से ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर लागू है उसकी मियाद कल भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे तक की है। तब तक अगर बातचीत हो गई, आगे बढ़ गई तो ठीक, वरना क्या होगा? इस्लामाबाद में अभी तक दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं होगी यह भी नहीं पता चल रहा। अमेरिका के कुछ नेगोशिएटर्स वहां पहुंचे हैं, लेकिन ईरान से कोई नहीं आया है। अभी जेडी वैंस भी चले कि नहीं चले अमेरिका से, यह भी खबर पक्की नहीं पता चल रही है। इस्लामाबाद में डेलीगेशंस के इंतजार में ट्रंप का एक पोस्ट आया जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि अगर ईरान डील करता है तो इससे मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया में शांति आएगी। ट्रंप ने ओबामा और बाइडेन पर हमला बोला और लिखा कि जो डील ईरान के साथ इन दोनों राष्ट्रपतियों ने की थी वो बहुत घातक सिद्ध होती। अगर मैंने उसे रद्द न किया होता, वही डील प्रभावी रहती, तो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स जरूर बनाता और फिर हमला भी हो सकता था। इजराइल पर, मिडिल ईस्ट पर और हमारे सैन्य अड्डों पर खतरा रहता। बाइडेन और ओबामा ने जो डील की थी वो अमेरिका के लिए भी खतरनाक थी, इसलिए मैंने उसको रद्द कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर डील कर ले तो दुनिया के लिए अच्छा है, और डील ना करे तो फिर वो कह रहे हैं बम बरसेंगे। साफ साफ कह रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 को लेकर अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी करके बैठा है, इसलिए ईरान वार्ता नहीं करेगा। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर एमबी गालिबाफ, जो पिछले जो वार्ताकार थे, गए थे इस्लामाबाद, इन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि ट्रंप ने हॉर्मुज में ब्लॉकेट करके सीज फायर का वायलेशन किया है और वो वार्ता की टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं। लेकिन ईरान किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। सीज फायर के दौरान जो वक्त हमें मिला है उसमें हमने युद्ध की तैयारियां की हैं और हम अपने पत्ते युद्ध के मैदान में खोलेंगे। अब सब लोग युद्ध की बात करने लगे टॉक्स के बीच में। इस बीच इस्लामाबाद तैयार बैठा है, होटल बुक है, मेन्यू फाइनल है, लेकिन नेगोशिएटर है ही नहीं। अमेरिका के कुछ डेलीगेट्स वहां पहुंचे हैं, लेकिन ना वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जिन्होंने पिछली बार अमेरिकी डेलीगेशन को लीड किया था, ना वो आए, ना ईरान का कोई नुमाइंदा आया, ना ईरान की तरफ से ये अभी पुख्ता खबर आई कि वो जाएंगे भी टॉक्स में। इस बीच पाकिस्तान में ये चर्चा चल रही है कि अगर अमेरिकी पहुंच गए, अगर अमेरिकी आ गए तो ईरानी भी जरूर आएंगे। लेकिन क्या ईरानियों की कंफर्मेशन के बगैर अमेरिकी चलेंगे? सवाल तो ये है। तो आप ये देखिए, क्योंकि पाकिस्तान मेजबान है तो उसके यहां क्या डिस्कशन चल रही है। कमाल की बात बताई इन्होंने। आ रहे हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर ये आएंगे तो वो नहीं, तो वो आ जाएंगे, लेकिन लगता नहीं कि ये आएंगे। खबर मतलब वहां भी किसी को नहीं पता। एक्चुअली कई दिनों से ये भी कहा जा रहा है कि जेडी वैंस, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, ये दूसरे दौर की वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कई ने तो ये भी रिपोर्ट कर दिया कि चल पड़े हैं। कुछ मीडिया हाउसेस ने दावा कर दिया था ऐसा, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस ने इस पर एक ऑथेंटिक रिपोर्ट में दावा किया है और कहा है कि सोमवार सुबह, उनकी सोमवार जब सुबह होती है तो हमारी सोमवार की रात होती है, वो कह रहे हैं वो तो व्हाइट हाउस में देखे गए हैं। तो ये कल रात तक हमारे समय के मुताबिक तो व्हाइट हाउस में थे। आप मान लीजिए 12 घंटे पहले तक वो आदमी व्हाइट हाउस में बैठा था, तो कहां निकल गए अभी वो? एपी की ये कह रही है कि वो अभी तक उनकी रवानगी की खबर जो है वो नहीं आई है। और पाकिस्तानियों को आपने सुना था, वो उनका कहना था कि ईरान के स्पीकर को वैंस पे भरोसा है। इस वैंस ने जैसी भी बात हुई है वहां पे, ऐसा लगता है कि कम से कम ये बात आगे बढ़ाने में तो कामयाब हुए थे, वरना तो वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर बातचीत करके जब वो बात करते थे तभी ट्रंप हमला करते थे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन जेडी वैंस पर शायद ईरानी डेलीगेशन कुछ हद तक भरोसा कर सकता है। सर, क्या खबर कह रही है आपकी? देखिए, एक तो खबर यह है कि पाकिस्तान में पूरी तैयारी है। हरक्यूलिस J-130 आ गया है, जिसमें उनका सिक्योरिटी डिटेल, उनकी गाड़ियां, ये सब आ गई हैं। पाकिस्तानियों को ये पता है, पूरी तरह से नाकेबंदी शहर की गई है। रिपोर्ट्स भी बता रही हैं रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि ट्रंप भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं इन वार्ताओं में। अमेरिका पूरी तरह तैयार है कि वो आएगा, वार्ताएं करेगा, और जो बेस्ट पॉसिबल डील जो वैंस साहब कर रहे हैं उनमें से थोड़ी सी रियायत करके इस बार
बेटर डील देन द लास्ट टाइम करेगा। लेकिन इस समय ईरान के भीतर जो चल रहा है वो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है। एक तो हार्डलाइनर्स हैं जो IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को जो है, उनके लोग कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह ये हॉर्मुज का इश्यू ड्रॉप नहीं होने दें, इसको एक ब्लैकमेल की तरह हमेशा यूज करते रहे। जो हार्डलाइनर्स नहीं हैं जैसे अब्बास अरागची, कुछ हद तक गालिबाफ, हालांकि गालिबाफ भी IRGC के किसी जमाने में कमांडर रह चुके हैं, लीडर रह चुके हैं, तो वो भी उस सॉफ्ट और IRGC ये कहता है, वो तो धमकी दे रहे हैं कि हमने इस बीच में युद्ध की तैयारी की है, पूरी IRGC कह रहा है वही तो वो ये गालिबाफ ने कहा नहीं, कहने का मतलब है कि ये सॉफ्ट है। IRGC तो कह रहा है कि आप बात करने ही नहीं जाओ। अच्छा। मुस्तफा भी खफा है, ये भी कह रहा है, पता नहीं मुस्तफा है कि नहीं है। इस समय ईरानियन लीडरशिप में एक क्राइसिस है और वो क्राइसिस है, खामेनी जैसा कोई आदमी नहीं है। मुज्तबा कितने एक्टिव हैं किसको पता नहीं। मैं अब ये बनाना चाहता हूं आपसे, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, ये इस सीजफायर की डेडलाइन हमारे समय के मुताबिक कल सुबह 5 साढ़े 5 की है। तब तक इतना फैसला तो इनको करना पड़ेगा ना कि या तो हम सीजफायर को एक्सटेंड करें, बातचीत हो या ना हो, यह फैसला तो करना पड़ेगा कि सीजफायर बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। सीजफायर बढ़ेगा, बढ़ेगी। आप ये लिख लीजिए, क्योंकि सीजफायर इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि अमेरिका ज्यादा इंटरेस्टेड है शांति में ईरान से ज्यादा, क्योंकि ईरान ने सब कुछ खोया है, बहुत चीज खोया है। इजराइल तो इस समय अमेरिका उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ईरानियंस कहते हैं कि जेरेड कुशनर जो है वो इजरायली रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस मेज पर ये बात जब होने को आएगी, एक्सटेंडेड डेडलाइन में भी होगा और वो भी एक तरह से पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन का कि कितना वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस समय जो बीच में जो घटना हुई है, होर्मुज की जो टकराव हुआ जिस पर अमेरिकन इंटरवीन किया, उसको लेकर IRGC बहुत सर उस पर आते हैं अभी। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि अमेरिकी तो हमको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब टॉयलेट पेपर से बात आ गई डस्टबिन पे। पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल ने देखो इतना अच्छा काम किया, ईरानियों को जाके कहा भाई तुम ये ब्लॉकेड, ये अपना ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो तो फिर बातचीत आगे बढ़ जाएगी, सीजफायर भी हो जाएगा, नेगोशिएशन भी हो जाएगी। उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल साहब के कहने पे खोल भी दिया, लेकिन ट्रंप ने उस सारे एफर्ट को डस्टबिन में फेंक दिया। किसके एफर्ट को? फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के एफर्ट को ट्रंप ने डस्टबिन में फेंक दिया। देखिए, कह रहे हैं हमने तो देखो जी लड़ाई भी रुकवा दी, हमने हॉर्मुज भी खुलवा दिया, मतलब फील्ड मार्शल ने खुलवा दिया ईरान को मना के। ट्रंप ने कहा ये शायद तुमने इसने खोल दिया होगा, मैं इसका क्रेडिट भी ले लूंगा और मैं अपना ब्लॉकेड नहीं खोलूंगा। अब हुआ क्या है ये आपको सामने, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कुछ अमेरिकियों ने वीडियो डाले हैं अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से, और कुछ ईरान के मीडिया ने कुछ तस्वीरें डाली है। एक में ये कहा जा रहा है कि जैसे ये तस्वीरें, इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड एनफोर्स कर रहा है और 27 जहाज करीब शायद अभी तक वो लौटा चुका है, वापस कर चुका है कि नहीं आप कोई एंटर नहीं करेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। ये अमेरिका वालों ने वीडियो डाला है। एक दूसरा वीडियो भी होगा आपके पास, वो भी चला दीजिए। वो ये वीडियो ये ईरान डाल रहा है। ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई है, हमसे परमिशन लेके खुली हुई है, हमने जो पहले कहा था हमारी मर्जी के बिना नहीं जाएगा कोई, लेकिन जहाज जा रहा है क्योंकि उसने हमसे इजाजत मांगी और हमने उसको जाने दिया। तो ये परसेप्शन की लड़ाई भी कि नहीं मैं मतलब यहाँ का दादा मैं हूँ, दूसरा कहे नहीं मैं हूँ, वो भी जो है इसमें चल रही है। अब साहब सर ने तो बहुत बड़ी खबर दे दी कि ट्रंप भी वर्चुअली ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन तो तब करेंगे ना जब ये दोनों की बातचीत के लिए माने और बैठे। त्रिपाठी जी क्या होगा? नहीं देखिए, मैं इस पर जिसको कहते हैं ना कि मेरा स्टैंड अब बड़ा पक्का वाला हो गया है, भले ट्रंप आगे पीछे जाएं, जब तक ट्रंप की गलीबाफ और अरागची से बातचीत नहीं हो जाएगी तब तक ये वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आई वॉश है, वो सिर्फ एक जिसको कहें कि बढ़िया सा टेंट तंबू कनात लगा दिया है, वहां थोड़ी व्यवस्था अच्छी दिख रही है, वहां कुछ तय नहीं हो रहा है। तय सब कुछ अमेरिका और ईरान के बीच में अपने लेवल पर हो रहा है, जिसको एक जामा पहनाया जा रहा है जिससे कि ये कहा जाए कि नहीं एक टॉक हुई, एक पीस टॉक हुई, उसमें ये निकल कर आया है। और जब तक वहां नहीं होगा तब तक यहां दोनों उतरेंगे नहीं। दोनों को कुछ ऐसा तो करना है नहीं। कल हम लोग यही कह रहे थे कोई कमर्शियल फ्लाइट तो उनको पकड़नी नहीं, वो तो उनका जहाज चल देगा, जितना समय लगेगा उतने में आ जाएंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है 27 जहाज वो कह रहे हैं, और हम लोग लगातार एक बात कर रहे थे कि देखो चाइना का तो अभी तक हाथ नहीं लगाया। परसों जो एक जहाज उन्होंने लौटाया है वो चाइना से ईरानियन पोर्ट जा रहा था, अमेरिका ने। और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये इंटरनेशनल रूट है, इसको कोई बंद कैसे कर सकता है।
अभी तक चाइनीज प्रेसिडेंट का ये बयान नहीं आया। भारत लगातार ये बात कहता रहा कि भाई ये इंटरनेशनल रूट है, हमारे विदेश मंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से हर तरफ से वो आ गया, दुनिया के सारे देश कहते रहे, 60 देशों ने बैठक भी कर ली, लेकिन फर्स्ट टाइम चाइना के प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल रूट है। मुझे लगता है, मतलब ये अनुमान ही भर है, ये जो दोनों ब्लॉकेड हैं, दोनों ने अपनी अपनी ताकत दिखा दिया कि दुनिया में कोई नहीं निकल पाएगा अगर दोनों तय कर लेंगे, क्योंकि इधर वो ताकतवर हैं और उधर वो ताकतवर हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां ये घूमा है, इसके एक एक तरफ दोनों बड़े ताकतवर हैं। पर्शियन गल्फ में ईरान और ओमान के गल्फ में, बिल्कुल, जहां वो घुस के अंदर जाते हैं वहां वो ताकतवर ईरान है, और जहां ये थोड़ा खुले में निकल के आते हैं यहां अमेरिका ताकतवर। तो इन दोनों की ताकत के आगे दुनिया को समझना पड़ेगा। सीज फायर होगा, दोनों सीज फायर होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, सीज फायर होगा, प्रॉपर सीज फायर होगा। ये दोनों अपना ब्लॉकेड उठाएंगे और दुनिया में ये रूट बात भी करेंगे और कल के बाद भी सीज फायर जारी रहेगा 100%। इसके अलावा कोई और गुंजाइश नहीं दिखती। एक सर छोटा सा इंटरव्यू ट्रंप ने दिया था, उसके बहुत छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब छपा हुआ है एक इंटरव्यू में, आपको उसके क्वेश्चन आंसर बताता हूं क्या थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, चेतावनी के बगैर तो वो गुड मॉर्निंग भी नहीं करते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच चल रहा सीज फायर खत्म होता है, सीज फायर अगर खत्म होता है तो हालात बहुत खराब हो जाएगी और फिर चारों तरफ बम फटेंगे। फिर उनसे, ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या ईरान अब भी इस्लामाबाद में होने वाली टॉक्स में हिस्सा लेगा, तो ट्रंप ने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें वहां होना चाहिए। फिर ट्रंप से अगला सवाल पूछा गया कि इस्लामाबाद में बातचीत करने वाली टीम से आपकी क्या उम्मीदें हैं, तो ट्रंप ने कहा कि बस एक, नो न्यूक्लियर, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। फिर एक अंतिम सवाल उनसे ये हुआ, ये बताइए कि ये जो गैस के दाम है, ये पेट्रोल के दाम है, ये $3 के, ये $4 से नीचे $3 पे कब आएंगे, क्योंकि वहाँ बढ़ गए दाम। तो और उन्होंने कहा कि इनके एक मंत्री हैं कि उनका तो बयान आया है कि अभी इस साल में तो उम्मीद नहीं है कि तेल के दाम नीचे गिरेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मेरा मंत्री बिल्कुल ठीक गलत कह रहा है, तेल के दाम आप जैसे ही सीज फायर होगी आप देखेंगे कि तेल के दाम धड़ाम से नीचे गिरेंगे। ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। तो उन पे तो आरोप ये भी है कि ये मार्केट को मैनिपुलेट भी करते हैं, तो इनकी बात पे यकीन किया भी जा सकता है। एनीवे सर, क्या लग रहा है सर? देखिए, सीज फायर तो एक्सटेंड होगा यदि मतलब बातचीत नहीं भी होगी तो सीज फायर बढ़ेगा। हाँ, नहीं बातचीत नहीं होगी, मतलब बातचीत का प्रोसेस चल रहा है। और जेडी वेंस और गलीवाफ दोनों के आने के कंफर्मेशन के साथ दोनों लोग आएंगे। मतलब वहाँ पर भी तय हो जाए कि जेडी वेंस आ रहे हैं, वहाँ से भी तय हो जाए कि गलीवाफ आ रहे हैं, तो बातचीत होगी। पाकिस्तान जो है वो, जैसे वो कहावत होती है, मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त, तो वो चुस्त है अपना। पूरा हरक्यूलिस भी तैयार है। कल मैं बता रहा था कि वहाँ पूरा रिहर्सल हो गया, 150 गाड़ियाँ सिक्योरिटी के साथ वहाँ जा रही थी। और रावलपिंडी में ये सारा काम किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों की होटल्स बुक कर दिए। रावलपिंडी इसलिए किया गया क्योंकि रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से वो सेफ जगह है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई रास्ता नहीं निकलेगा। ये बातचीत होगी, कल होगी, परसों होगी। दोनों लोग एक बार आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो लोग आएँ, उसमें करेंगे। और ट्रंप साहब उसमें, और ये ऐसा है ना, सगाई जैसा कार्यक्रम है। इसको ये समझना कि अब कल बातचीत हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। एक बार कुछ सगाई रोका हो जाए ना, रोका हो जाए तो फिर आगे की बात होती है। लेकिन कितनी बार लेकिन सर, वो होता रहता है कि पहले केस की सर बातचीत हो गई है, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद जिस तरह के दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, लड़ने की तैयारी दिखा रहे हैं, और अभी तक ये तय नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे किस लिए, जब सहमति नहीं बन पा रही। ईरान कह रहा है कि भाई अव्यावहारिक मांगे अमेरिका कर रहा है, उस पर हम तैयार नहीं हो सकते। अगर वही बातों पर अमेरिका अगर अड़ा हुआ होगा और ईरान उसके लिए तैयार नहीं होगा, तो ईरान कहेगा जब उस बातों पर हम सहमत नहीं तो आके आपसे क्या बातचीत करेंगे। एक ओपिनियन दूं, मुझे जो चीज पॉजिटिव दिखी, आप ये सोचिए, इस सब की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि भाषा धमकी वाली है, डेडलाइन सुबह खत्म हो रही है सीज फायर की, लेकिन एक बहुत बड़ा काम इस बीच में हो गया। हॉर्मुज खोल दिया था ना ईरान ने। अगर वो फॉर व्हाटएवर रीजन, उसको जिसने भी मनाया, आसिम मुनीर ने क्या गोली बेची उसको, जो भी हो, उसने कुछ देर के लिए हॉर्मुज खोलने के लिए वो तैयार हो गया। देखिए इसको समझिए, लेकिन सारे हॉर्मुज तो खुल गया था, लेकिन तब भी ईरान ने क्या किया था कि IRGC से बात कीजिए, उनसे टोकन नंबर थाम लीजिए। इसको आप समझिए ना। वो ठीक है। नहीं, मैं क्या करूं, मेरी बात तो सुन लीजिए। अमेरिका ये कैसे कहेगा कि हमारा टोकन नहीं है? पहले दिन समझ बात, वो ये कहेगा कि भाई दोनों ने एक साथ उठा लिया, इसीलिए ब्लॉकेट किया है। बिल्कुल ठीक। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर अमेरिका ब्लॉकेट हटाएगा तो हॉर्मुज खुल जाएगा, ईरान खोल देगा। दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अकेला ही मुद्दा है क्या? दोनों के नहीं, दूसरा केवल एक ही मुद्दा है, न्यूक्लियर नहीं। बस
तो अब अभी उस पर 3 बात से आ 4 गई। मुद्दे हैं सर उस पे इनकी बात युद्ध से कोई पहले हो मुद्दा ही चुकी नहीं है, वो खुद तो मान गया ये था युद्ध ईरान। से पहले बात कर चुके हैं मुद्दा उस ही पे। नहीं मानता। लेकिन आप हालत देखिए ना सर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां से अभी निकले नहीं है, ईरान आने के लिए तैयार नहीं है, कल सुबह का डेडलाइन खत्म हो रही वो है। देखते हैं सर, मतलब एक बात- किसी भी तरह की इस स्थिति में वो क्या बातचीत जो करेंगे? प्रोफेसर साहब ने जितने कहा भी उस पर भी जिनके जरा गौर कीजिए, अमेरिका लड़ सकता है क्या? अमेरिका कितना लड़ेगा? एक और तो समझिए ना, न्यूक्लियर वाला कौन जानता है, कल तो था कि सब हमने खत्म कर दिया, अब डस्ट बची हुई है, ये तो वो कोई ऐसा मसला ही नहीं। अरे थोड़ा सा अपडेट आपको मैं और दे जाने देता के लिए हूं। कहने वाला हमने सवाल है। सर यदि पहले ही मान गए होते तो फिर बातचीत क्या करना क्या है? करते, बिल्कुल। वो तो ऐसे ही होता है कि हमने माहौल इसराइल की बनाने बात के लिए- प्रोफेसर साहब अभी नहीं की है। सब लोगों ने, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सब ये कहते हैं भाई इस पूरे सबके बीच में एक देश जो शांति नहीं चाहता वो इजराइल है। उसको लगता है ये अपना मिशन में जो मैंने शुरू किया है इसमें कंप्लीट करके घर लौटूंगा। Accomplish नहीं होगा तो। और दूसरा नेतन्याहू जैसा नेता है वहां पे, जिसने ये कहा था कि 40 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि मैं ईरान पर बम मार सकूं, और वो काम जब शुरू हुआ है तो ट्रंप ने हाथ पकड़ लिया है। अब लेबनान बन गया मुद्दा कि लेबनान पे अगर हमला होता रहेगा तो ईरान बात नहीं करेगा। तो ट्रंप ने पहली बार उन खबरों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि इजराइल ने उनको ईरान के साथ युद्ध के लिए उकसाया। ये पोस्ट में उन्होंने बोला, ट्रंप ने लिखा कि 7 अक्टूबर के हमलों ने, एक्चुअली 7 अक्टूबर को इजराइल में आतंकवादी हमले हुए थे, उसमें 1200 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि उस हमले ने मेरे इस विचार को और पुख्ता कर दिया कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस लड़ाई में साथ दिया। फिर उन्होंने मीडिया और चुनावी सर्वेस को फर्जी बताते हुए दावा किया कि 2020 के अमेरिकी चुनाव में भी इस तरीके की धांधली हुई थी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के नतीजे शानदार होंगे, और अगर ईरान के नए नेता समझदार निकले तो देश का भविष्य बहुत समृद्ध और उज्जवल हो सकता है। अब आगे देखिए लेबनान में क्या हुआ। लेबनान से जंग के बीच इजराइल ने उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालत देखिए लेबनान की। इसका सबूत जो है इजराइल की सेना खुद दे रही है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इजराइल की सेना की गाड़ी से बनाया गया है। दक्षिणी लेबनान में उसने एक बफर जोन बनाने का मैप जारी किया है। इसमें लेबनानी इलाके के अंदर कई किलोमीटर तक का एक बड़ा हिस्सा अब इजराइल के कंट्रोल में दिखाया गया है। इजराइल के टैंक लेबनान में चल रहे हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता करा के 10 दिन का सीजफायर गुरुवार से लागू करवा दिया, लेकिन ये लड़ाई अब उस हद तक इजराइल ले जा चुका है जैसे वो गाजा में ले गया था। गाजा में भी उसने एक लाइन बना दी कि इससे आगे कोई नहीं आएगा, मतलब गाजा वाले और हमास वाले कोई नहीं आएगा, वहां भी बफर जोन है। ऐसे ही बफर जोन अब उसने लेबनान में भी बना लिया है। तो कुछ हद तक तो जो इजराइल करने निकला था वो हासिल कर ही चुका। बिल्कुल, इजराइल ने जो अपनी ऑब्जेक्टिव थी इस समय उस युद्ध विराम के पहले ही हासिल कर ली है, और वो बफर जोन बना चुका है। और इजराइल पहले भी ऐसा कर चुका है 1982 में, हाँ, हालांकि बाद में उसने खाली किया। यही हाल सीरिया के गोलान पे किया, उसको तो कब्जा करके मिला लिया उसने, जो ग्रेटर इजराइल की बात बार बार की जाती है। अब यही नहीं, सीरिया के दूसरे तरफ सीरिया प्रॉपर में भी एक बफर जोन बनाया था, अब उसको भी उसने हथिया लिया है जो नई सरकार आई है अहमद अल-शारा के बाद। तो इजराइल, अच्छा, इजराइल को मनवा लेना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो कहे कि मैं 10 दिन के लिए युद्ध विराम कर रहा हूं, वो अपने आप में अचीवमेंट है, और वो इस शर्त पे कि ईरान से वार्ताएं चल रही इसलिए। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका कितना डेस्परेट है, और इजराइल उसका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन इस समय जब भी इजराइल को लगेगा कि ईरान फिर कुछ अटैक कर रहा है, या हिजबुल्लाह फिर एक्टिव हो रहे हैं, या हुतियों ने फिर अटैक किया, तब वो उनसे लिबर्टी मांगेगा कि अब हम इन पर अटैक कर सकते हैं। उस समय हो सकता है जो भी सीज फायर या युद्ध विराम या युद्ध खत्म होने की बात होगी, वो फिर समय एक आशंका रहेगी कि ये फिर से युद्ध हो सकता है। लेकिन इस समय इजराइल ये जानता है कि अमेरिका युद्ध विराम करना चाहता है, इसीलिए वो अमेरिका को भी अमेरिका को इसने 2023 के बाद जब से हिजबुल्लाह उस पर अटैक कर रहा है तब इतनी लिबर्टी नहीं दी, युद्ध विराम नहीं किया। एक बार किया था, फिर वायलेशन हुआ है उसका। तो अमेरिका इस समय जानता है कि बॉटम लाइन जो है वो सिर्फ हमें युद्ध विराम यहां करना है, और इसकी वो पूरी तैयारी, और इसके लिए कंसेशन देने के लिए एक ही रेड लाइन है जो अमेरिका कहता है, वो है न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो वापस दे दो, और अगले 10 साल 20 साल तक तुम न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। इस पर अमेरिका ईरान को ऑब्जेक्शन है, और वो बार बार कहता है। इसके लिए वो ये भी कह रहा है, एक्सियोस की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि $20 बिलियन जो आपने पैसे जब्त किए हुए हैं दूसरे देशों में, उन्हें छोड़ दीजिए, तो हम ये भी देने के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर मटेरियल दे देंगे जी, वो मतलब बात यही चल रही है, बात जो रुकी हुई है इसी पर रुकी हुई है। ओके, ठीक। अब ये देखते हैं फिर, ये अभी तो खबर आएगी आज की, ये अमेरिकी पहुंचे या ईरानी आए कि नहीं आए, सीज फायर बढ़ी कि नहीं बढ़ी। एक बात विजय जी ने भी कही थी थोड़ी देर पहले कि भाई मुद्दई
चुस्त नहीं सुस्त गवाह चुस्त, वो भी देख लीजिए आप कैसे। एक पाकिस्तान के टीवी चैनल की क्लिप है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें पहले तो ये बातें हो रही हैं कि आएंगे नहीं आएंगे, फिर ये भी बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में तो अब पाकिस्तानी भी नहीं आएगा। रावलपिंडी बंद कर दी पूरी तरीके से क्लोज। देखिए आप, एक स्कूल बंद कर लो, कॉलेज बंद कर दो, होटल खाली करा लो, ये तो समझ में आता है। सरकारी दफ्तर भी, सरकारी आदमी भी काम पे नहीं जाएगा, और सरकारी आदमी वर्क फ्रॉम होम करेगा। जो दफ्तर में नहीं करता वो वर्क फ्रॉम होम करेगा। एक मिनट बहुत गंभीर बात है ये। जब कोई आदमी होता है, किसी के यहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए तो क्या करता है? घर के बच्चों को, नात रिश्तेदारों को, जिसको सबको घर से भगा देता है। कतन नजर नहीं आना, कपड़े भी नहीं पहनने के लिए। बड़ा आदमी आ गया घर में, कोई एक चद्दर जो रखा हुआ था उसको बिछा देता है, गद्दा बिछा देता है, एक कोना कोई साफ करके रखता है। अब अगर उसी में सब आने लगे घर वाले तो फिर क्या होगा? तो अपनी जहालत को, अपनी जो चिरकुटई है, जो चित्थड़ पाकिस्तान है, उसको नहीं दिखाना चाहता, अपने फटे चिथड़े को। इसमें आप क्यों परेशान है भाई? उसको छिपाने दीजिए। ये मसला यही है। अमेरिका आ रहा है भाई उसके यहां, वो पागल हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो वो ये सब करता है। पिछली बार इस्लामाबाद में पूरा लॉकडाउन कर दिया था, इस बार रावलपिंडी कर दिया। अच्छा, रावलपिंडी में वैसे भी कौन सा किसको जाने देते हैं? वहां तो मिलिट्री के अफसर, मिलिट्री के अफसरान का परिवार और सेना। ये तो उपराष्ट्रपति आ रहा है, कभी ट्रंप ही आ गए। अगर ट्रंप ने तो ये कहा था मैं भी जा सकता हूं इस्लामाबाद, अगर बात बन गई तो ट्रंप अगर आ गए तो ये तो घरों में कैद कर देंगे पूरे पाकिस्तान को। देखिए, एक तो एसओपी की भी बात है, जो एसओपी होता है सिक्योरिटी का, और एक इंटरनेशनल डेलीगेशंस, मतलब, और वो भी ऐसे देश, मतलब अमेरिका बड़ा देश है, लेकिन अमेरिका और ईरान सभी आए थे, दोनों जिस स्थिति में है, तो बस एसओपी की बात है, एसओपी है। और फिर ये भी बात है कि इतने बड़े लोग आ रहे हैं, तो अब बड़े लोग आए तो बड़े बड़े इंतजाम तो करने चाहिए ना, उनको अच्छा इंतजाम करें। पूरे देश में चुनाव का माहौल है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम, पुडुचेरी, सब जगह उसकी बात आपने देखी। बंगाल में और तमिलनाडु में आज शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके लिए भी आपने उसका सारा अपडेट देखा। अब मैं थोड़ा और आगे की चुनाव की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश, यूपी में अभी वक्त है, अगले 2027 में, 2027 मार्च में जो है इलेक्शन वहां पर होना है। 10 महीने। लेकिन यूपी की फिजा कैसे पूरी तरह अभी से चुनावी रंग में रंग रही है वो देखिए आप। महिला आरक्षण बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर यह अभियान चला के बताना चाहती है कि ये महिलाओं को, आदि आबादी को देश की उसका हक इस ऑपोजिशन ने नहीं देने दिया। विपक्ष जो है इसको अपनी जीत बता रहा है, तो उस पर भी बीजेपी कह रही है देखिए ये तो आपका हक, एक तो पहले हक को मारा और फिर उस पर जश्न भी मना रहे हैं। अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। आज लखनऊ में भी यात्रा निकली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस यात्रा की अगुवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं। वो सीएम हाउस से यूपी विधानसभा भवन तक पदयात्रा करते हुए पहुंचे। उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी, वो भी पैदल चले। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुई। अब एक तरफ तो बीजेपी आक्रोश यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ यूपी में अपोजिशन के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से चुनावी कार्ड खेलने शुरू कर दिए। ऐलान, घोषणाएं उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। महिलाओं को सालाना 40,000 की पेंशन दी जाएगी। 40,000 रुपए सालाना, मोटा मोटा गणित 3,000 रुपया, 3,000 रुपया हो गया, करीबन 3,500 रुपया, ये उन्होंने बात कही है। और 2027 में चुनाव में जीत का दावा करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी की इस पदयात्रा को लेकर के तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा तो विपक्ष वाले करते हैं, बीजेपी मतलब प्रैक्टिस कर रही है विपक्ष में रहने की। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में, और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है
और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। दो तीन बातें कह दी अखिलेश जी ने कि ये पदयात्रा पे तंज कसा कि ये तो विपक्ष वाले करते हैं। दूसरों उन्होंने कहा कि ये अपने ही बनाए कानून को लेकर पदयात्रा निकाल रहे हैं, मतलब महिला आरक्षण वाले कानून को लेकर के पदयात्रा निकाल रहे हैं। और वो जो मैंने आपको बताया, इन्होंने कुछ चुनावी ऐलान अखिलेश जी ने जो किए हैं। तो त्रिपाठी जी, तो पहले तो ये पदयात्रा वाली बात पर हो जाए बात, ये महिला आरक्षण का ये संशोधन बिल ना पास होना, इसको लेकर के जो पोजीशनिंग बीजेपी कर रही है देश में और जो जवाब विपक्ष दे रहा है, क्या मैसेज जा रहा है और किसका लाउडर मैसेज है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ा ज़रूरी है और विशेष करके उत्तर प्रदेश में ये ज़रूरत बहुत, जिसको कहा जाता है ना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो ऐसे ही द्विगुणित करने की ज़रूरत है, क्योंकि आधे रह गए थे लोकसभा के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी आधी रह गई थी, मात्र 33 सीटें रह गई थी, पहले 73, फिर 63, फिर 33। तो बहुत भयानक स्लाइड है 19, 22 और 24 में, जो अगर उस हिसाब से कहें तो। अब उसको यहां के संदर्भ में अगर देखें, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए योजनाएं, उत्तर प्रदेश में इन सारी चीजों के बाद मान लीजिए कि ये बताने में कामयाब रह जाए कि भैया 120 सीटें होती और 40 महिलाओं के लिए आरक्षित होती, आप कल्पना कीजिए क्या होगा। जो अखिलेश यादव तंज कर रहे हैं वो हवा हो जाएगा, वो एकदम गायब हो जाएगा, क्योंकि 120 में 40 महिलाएं सांसद बनकर उत्तर प्रदेश से आ सकती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। हाँ। और जाहिर है जो पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी उसी के साथ तो लोग खड़े होंगे ना। और इसमें अगर अखिलेश ये तंज कर रहे हैं कि विपक्ष में रहने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो ये बात और ज्यादा, मतलब मुझे कई बार लगता है कि अखिलेश जी के तंज करने का कुछ वो सोचते हैं कि कब कौन सा तंज करना है। तो अब अगर महिला आरक्षण की वो कह रहे हैं, क्या उन्होंने कहा कि पहली बार कोई सरकार देखी कि जो अपने बिल को लेकर इतनी मेहनत कर रही है। अरे भाई, अपने बिल को लेकर ही मेहनत करेंगे ना। हाँ। इसका मतलब आपने कह दिया ना कि वो उन्हीं का मुद्दा था, उन्हीं का बिल था, उन्हीं का कानून था, तो महिलाएं किसकी सुनेंगी? जो उसके लिए मेहनत कर रहा है। उन्होंने अपना महिला कार्ड चल दिया, 40,000 रुपए महिला हम देंगे आएंगे, तो हालांकि बड़ा अर्ली है अभी ऐसी घोषणाएं करना। नहीं, और ये तो बस 4.5 लाख करोड़ रुपया कहां से लेके आएंगे? सिर्फ 4.5 लाख करोड़। अच्छा, कमाल है सर। नहीं, लेकिन ये 3-3 हजार रुपया तो मतलब भाई बीजेपी ने बंगाल में अनाउंस नहीं किया हुआ 3,000 रुपया। वही कह रहा हूं कि अलग अलग जो भी ये योजनाएं हैं उन सब का, जिसको कहते हैं जैसे खुलेआम कोई खजाना बट रहा है कि अलादीन का चिराग घिसाव हो गया, यूपी में इतने पैसे, कहीं भी इतने पैसे हैं। सर वैसे दिल्ली में घोषणा की थी, दिल्ली में महिलाओं को दिए क्या? अभी शुरू नहीं। अरे महाराष्ट्र में मिले क्या? नहीं, महाराष्ट्र में तो जा रहे थे। कहां गए? पूरे नहीं गए, वो बाद में उन्होंने छट्टी करी ये पात्र महिलाएं नहीं है। तो ये लोग मैं तो कहता हूं कोई भी पार्टी आपसे वादा करे तो जान लीजिए कि ये पूरा देगी नहीं। सर, यूपी का क्या कह रहा है सियासी टेम्परेचर? अभी तो शुरू हो रही है बातचीत, ठीक है। यदि समाजवादी पार्टी अपना जो 2024 का चुनाव है उस टेम्पो को बनाकर रखती है तो बेहतर कर सकती है कि किस तरह से काम वहाँ पर हो रहा है। और ये तो अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने कानून के लिए लड़ाई लड़ रही है, पदयात्रा कर रही है, तो वो एक माहौल बनाना चाहती है जो संसद में नहीं हुआ उसको वो एस्टेब्लिश करना चाहती है कि इन लोगों ने रोककर किस तरह से काम किया है, नहीं किया है। भाई योगी जैसा आदमी भी जब पदयात्रा करते हैं तो फिर वो खबर तो बनती है ना, खबर बनती है, तो इसलिए वो बड़ी बात है कि, और वो उनको नेगेटिव तरीके से जाएगी ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, पॉजिटिव ही जाएगी। लोग कहेंगे कि भाई अपने कानून के लिए, महिलाओं के लिए कितनी सीरियस है वो, सीरियस है भारतीय जनता पार्टी, उस पर वो काम कर रही है। अखिलेश जी का अपना तंज का है, लेकिन ये 3,500 रुपये को भी आप नॉन सीरियसली मत लीजिए। कितना मिलेगा नहीं मिलेगा इसका असर तो हम लगातार चुनावों में देख रहे हैं ना। और आज तो बात मत कीजिए कि भाई लोग नहीं देते, आज तो बीजेपी 3,000 रुपये दे रही है बंगाल में। नहीं, बंगाल में अभी उन्होंने 3,000 रुपये देने का वादा किया, तो जो जिसको देगा, जितना देगा नहीं देगा, लेकिन उसका असर तो होता है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जेब में रुपया टन से जाता है तो खन से बोलता है वोट में। लेकिन सर मुझे लगता है 33% आरक्षण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार पदयात्रा कर रही है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को घोषणा करनी चाहिए महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। भाई ये आपको हम गारंटी देते हैं कि जो सीटें आरक्षित होंगी वहाँ परिवारवाद लोगों को टिकट नहीं मिलेगा कि पुरुष का टिकट कर रहा है तो उसकी पत्नी को, बेटी को, बहू को, उसी परिवार को हम टिकट देंगे। हम आम महिलाओं को, जो महिला राजनीति में नहीं है, ऐसी महिलाओं को लेकर आपने थोड़ी ज्यादा आगे की चिंता कर ली लेकर आएंगे तो मुझे लगता है महिला में उसका असर ज्यादा जाएगा। महिलाओं को अपील आप कैसे करोगे? आप सिर्फ ये कहते हो कि हमने 33% किया, तो महिला तो जानती है कि भाई जिनके लिए आरक्षित किया है, पति का कटेगा तो पत्नी को मिलेगा या बहू को मिलेगा या बेटी को मिलेगा। कटने वाला सवाल ही नहीं। इनकी अर्जी सुन लीजिए। एक निवेदन है, न इनके पत्नी को मिलना है, न इनकी माताजी को मिलना है, न इनकी बहन जी को मिलना है, ऐसे हम सब के किसी को नहीं मिलना है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जो सांसद 543 में महिलाओं को देने को तैयार नहीं है, अगर आप ये बात कह देंगे तो 850 भी करने को तैयार नहीं होंगे, उनको कोटा भी नहीं देंगे।
देने दीजिए, थोड़ा हिस्सा इन परिवारवादियों के भी पेट में चला जाएगा, लेकिन नई लड़कियां, नई महिलाएं भी कुछ पा जाएंगी, शुरुआत हो जाएगी। मुझे लगता है 850 करिए, आरक्षण करिए, इस पर अभी सिर्फ बात कीजिए। आगे बढ़ते हैं सर। मैं एक खबर आपको, अब आप कहेंगे आप कहां पहुंच गए, आप अभी तो इतनी दूर की बात है, गुजरात की बात है। लेकिन सुनिएगा, गुजरात में इस वक्त छोटा चुनाव चल रहा है, लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहा है। गुजरात की लोकल बॉडीज में बीजेपी के 700 से ज्यादा कैंडिडेट्स निर्विरोध जीत चुके हैं। पिछली बार सिर्फ 200 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीती थी, इस बार 700 हो गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, वो भी इस लोकल बॉडी इलेक्शन में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अब ओवैसी जी ने गुजरात में डेरा डाला हुआ है। सूरत में वो थे और सूरत में उन्होंने खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अब ये बयान वैसे तो कोई नया नहीं है, ये वो हमेशा ये कहना, और अब तो वो यही कहते हैं कि अपनों को जिताओ, मतलब मुसलमान को जिताओ। लेकिन जिस अंदाज में ये गरजे थे वो थोड़ा मतलब माहिर है, बोलने के तो माहिर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आप सुनिए जरा, अगर क्यों यूथ खास तौर पर अट्रैक्ट हो रहा है ओबीसी की तरफ, इस भाषण को सुनेंगे आपको लगेगा। हमको डराया जाता है, वोट नहीं डालेंगे तो बीजेपी आ जाएगा। ये बचपन में कभी मां अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती थी कि जल्दी सो जाओ वरना फुला आ जाएंगे। अब ओवैसी कह रहा है कि सोना नहीं, कौन आता देखेंगे, देखकर मुकाबला करेंगे। हमको सुलाया गया ये कहानियां सुना सुना कर कि वोट नहीं डाले तो वोट जीत जाएगा। अरे हम तो 70 साल से हमारे दादा परदादा तुमको ही वोट डाल रहे, मगर नुकसान हमारा हुआ। मेरी मस्जिद शहीद हो गई, मेरी बेटियों की अस्मत रेजी की गई, बेघर मैं हो गया, गोलियां मेरे बच्चों के सीने पर दाग दी गई, स्कूल मेरे बच्चों को नहीं मिला, कॉलेज मेरी बेटियों को नहीं मिला, और तुम आज आकर कहते हो कि वोट नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे। अरे कब तक डालना हम बताओ? एक नस्ल, 2 नस्ल, 4 नस्ल और डाल चुकी है, मगर तुम कुछ करते ही नहीं। हमारा हाल ये बनाकर रख दिए। अब ओवैसी साहब बड़ी सीधी चोट कर रहे हैं, बहुत सीधी चोट कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं, अच्छा ये बात बिल्कुल वैसी है जो बीजेपी कहती है, मुसलमानों तुम्हें क्या मिला इन पार्टियों को वोट दे करके, वही ओवैसी पूछ रहे हैं। इनका कहने का अंदाज जुदा है, ये उसमें विक्टिम बन के बोलते हैं। बीजेपी जो है ये कह के कहती है कि हमारे डर से, हमारा डर दिखा के तुमको कब तक लोग जो है बेवकूफ बनाते रहेंगे, जरा इसके बारे में सोचो। लेकिन ओवैसी की ये बात जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन घर कर रही है। ये आपको हर इलेक्शन के अंदर दिखाई देगा, और अभी देखते हैं गुजरात के अंदर क्या होता है। सर क्या कहना है? नहीं देखिए, गुजरात में तो बड़ा क्लियर डिवीजन है। जिस तरह यूपी में था, यूपी में भी बहुत भीड़ अट्रैक्ट किया था इन्होंने, वेस्टर्न यूपी में खास करके, लेकिन उसका नतीजा क्या आया? 0। बिहार में उन्होंने डिफरेंस लाया था, पिछले बार भी लाया था, हालांकि वो सारे आरजेडी में चले गए थे। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कोई ज़्यादा असर होगा, और जिस तरह की बातें ये करते हैं वो ज़्यादा इंस्पायरिंग रहता है यूथ को, और वो अल्टीमेटली वोट में ट्रांसलेट नहीं होता। गुजरात में तो क्लियर डिवीजन है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ गुजरात पूछ ही नहीं रहा, मतलब मैं तो ये जो जहां ये चोट कर रहे हैं उसका असर इन लार्जर पर्सपेक्टिव पूछ रहा हूं। नहीं, इनका ऑडियंस भी लार्जर ही रहता है, लिमिटेड ऑडियंस रहता भी नहीं है, पूरी दुनिया के उस अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सब जगह सब पार्टियां कहती हैं बीजेपी की टीम भी है, क्योंकि वो बंगाल में भी यही हुआ, आपने देखा, और बंगाल में कितने सक्सेसफुल होंगे ये सब जानते हैं कि अल्टीमेटली जो डिवीजन हुआ वो दूसरी जो पार्टी थी हुमायूं कबीर वाली, उनके बाद इनका कोई वजूद वहां नहीं रह गया, और अल्टीमेटली तृणमूल के पास ही सारी वोट जाएगी। यहाँ भी वो ऑडियंस इनका लार्जर है। भले ही वो गुजरात में कर रहे हैं, और गुजरात में पिछले बार समीर जी बता भी रहे थे कुछ सफलता मिली थी, शायद इनको असेंबली में कोई सफलता नहीं मिली, कुछ कॉर्पोरेशन जो है वो इनके जीते थे। लेकिन इनकी कोशिश तो ये है ना कि मुसलमान जो है वो समाजवादी के, आरजेडी के, कांग्रेस के, टीएमसी के, इनके मतलब इनके पिछलग्गू ना रहे, या यही ऑप्शन है, ये मत मान के चलो कि इनके अलावा कौन। नहीं देखिए, जो आप मतलब आप दोनों लोग कह रहे हैं ना कि लिमिटेड ऑडियंस नहीं है, लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। ओवैसी की बात देश का मुसलमान सुन रहा है। आप इसको अच्छा माने, बुरा माने, खतरा माने, एक्सट्रीम पॉलिटिशियन माने, लेकिन ओवैसी की बात सुन रहा है। और पहले क्या था कि पहले बड़े मतलब कुल मिला के क्या है कि हैदराबाद से आगे जाते नहीं थे, हैदराबाद के भाईजान वहीं रह जाते थे। लेकिन अब ये वहां से जब निकले, वहां तो कमजोर हो गए क्योंकि सरकार में हिस्सेदारी नहीं रही, अब तो सरकार नहीं रही, लेकिन बाहर इनका प्रभाव हो रहा है। महाराष्ट्र में
आप मुंबई देख लीजिए, आप दूसरी जगह औरंगाबाद, संभाजीनगर जो हो गया वहां देख लीजिए, तो इनका प्रभाव बढ़ रहा है। बिहार में सीटें लगातार जीत लेते हैं, उत्तर प्रदेश में छिटपुट थोड़ा बहुत ले आते हैं, गुजरात में, अहमदाबाद में 7 काउंसलर इनके हो गए थे, गोधरा में जितनी सीटें लड़े थे लगभग इनका 80% स्ट्राइक। गोधरा में तो शायद इनके पास ही, गोधरा में 9 में 7 इन्हीं के, 12 में से 9। तो मुझे लगता है कि ये जब आपको इंपैक्ट होता हुआ दिखे तो ये सचमुच चिंता करनी चाहिए उन पार्टियों को जो कहते हैं कि नहीं मुसलमान तो हमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन देश के तौर पर दूसरी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो समर्थक वर्ग है वो बहुत अतिरेकी बात कर रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए ये बात डिटेल में किसी और दिन करेंगे। आगे मैं आपको अगली खबर बताता हूं, ये भी थोड़ी चिंता वाली खबर है। राजस्थान के बालोतरा रिफाइनरी में आग लग गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, सबके कान खड़े हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बाहरी लोगों का प्रवेश यहां पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सोमवार को मतलब कल हीट एक्सचेंजर सर्किट में हाइड्रोकार्बन लीकेज की वजह से कच्चे तेल को साफ करने वाली 2 यूनिट में आग लग गई थी। धुएं का गुबार और आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से देखा गया था। ये जो रिफाइनरी है 79,459 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। और ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करने वाले थे। उससे पहले कल ये हादसा हो जाना, आग लग जाना, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे। तो अब ये जो है कुछ हलकों में ऐसी भी चर्चा होने लगी है कि कहीं इसके पीछे कोई साबोटाज जैसी बात तो नहीं है, क्योंकि ये एक तो बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था और प्राइम मिनिस्टर के इनॉग्रेशन से ठीक एक दिन पहले ऐसा हो जाना तो ठीक है, इससे थोड़ा सिक्योरिटी एजेंसीज के कान तो खड़े होने चाहिए। समीर जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ पर उद्घाटन करने जाने वाले थे, उसके 20 घंटे पहले वहाँ पर इस तरीके से लग जाना। हरदीपुरी तो रास्ते में थे जब वो वहाँ पहुँचने वाले थे। अच्छा। और 13 साल से इसका इंतजार किया जा रहा था राजस्थान में इस रिफाइनरी का, कि 13 साल बाद जब रिफाइनरी बनेगी मतलब। और राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था इस रिफाइनरी को लेकर, तमाम लेकर। लेकिन जिस तरीके से जो घटना घटी, निश्चित चिंता करने वाली बात है। जांच कमेटी मुख्यमंत्री ने बिठा दी। भजनलाल जी खुद वहाँ पर रिफाइनरी में गए, लोग वहाँ पर गए, सारे बड़े अधिकारी वहाँ पर गए। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा प्रकल्प था, 80,000 करोड़ रुपए का इसका अंदर था। जिस तरीके से क्रूड ऑयल को लेकर दुनिया भर में चल रहा है, इतनी बड़ा रिफाइनरी प्लांट वहाँ पर लगाया जाना राजस्थान के अंदर, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन ये होना, और ये कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीने से लगातार टेस्टिंग चल रही थी। 48 HPCL का है ना? हाँ, HPCL। और 48 घंटे पहले ये पूरा कंट्रोल में आ गया था कि प्रधानमंत्री की यात्रा होने वाली हो। प्रधानमंत्री जहाँ रैली संबोधित करने वाले थे वहां से खाली 1 किलोमीटर की दूरी पर यह रिफाइनरी थी, तो वो भी सुरक्षा कारणों से उसको पूरा ले लिया गया। उसके बाद इस तरीके से हुआ और इतनी भीषण आग लगना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। एक बड़े प्लांट का हालांकि कह जा रहे हैं कि 6 महीने के अंदर इसको वापस ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो हो गया ना सर? 6 महीना फिर टल गया, पैसा उतना लगेगा। 13 साल से बन रही है। 13 साल से बन रहा था। नहीं, 13 साल से बन नहीं रही है। फिर 2013 में सोनिया जी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन न तो कोई क्लियरेंस हो पाया, न कोई MOU हो पाया। इसका शिलान्यास हुआ फिर 2018 में नरेंद्र मोदी ने किया और अभी ये 18 से मतलब अभी 8 साल तो तब मतलब ये मैं इसके लिए बता रहा हूं। और दूसरा एक चीज, ये मैं दूसरे के हवाले से कह रहा हूं, लेकिन चर्चा जरूर होनी चाहिए। ये कोई रयान रोजबियानी है, इन्होंने जो लिखा है ये सुनना चाहिए कि दुनिया के अलग अलग देशों में पिछले कुछ दिनों में ही 45 दिन में 6 रिफाइनरीज में कोई न कोई दुर्घटना हुई है। जब से ये युद्ध चल रहा है तब से ये सब कुछ, यानी जब से 28 फरवरी से लेकर आज तक, तो यहां भी कोई बड़ा सबोटाज नहीं है, ये कहना थोड़ा सा लेकिन ये बात तो है, इसकी जांच होगी, सब पता चलेगा। अब आपको अगली खबर में बताता हूं। आपने खबर देखी थी केजरीवाल जी की कि उन्होंने कहा था कि मेरी सुनवाई हाईकोर्ट में जज साहिबा ना करें। जज साहिबा ने इनकार कर दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, यहां मामला दूसरा है। इनकी दोहरी नागरिकता के मामले में न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है और खुद ही कर लिया है। इसके साथ ही सुनवाई के लिए नई बेंच को नॉमिनेट करने के लिए की फाइल जो है वो मुख्य न्यायमूर्ति के पास भेजने के निर्देश दे दिए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने हाल ही में दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जज ने यह फैसला याचिकाकर्ता की पोस्ट से नाराज होकर लिया। याचिकाकर्ता ने पोस्ट किया था कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो उसे वापस कर दें, नहीं तो आपको जेल जाना होगा। हालांकि उसने अपनी पोस्ट में जज का जिक्र नहीं किया था। ये बाद में फिर अब ये जो है फिर ये हुआ कि भाई नोटिस नहीं गए हैं अगर दूसरा सभी पक्षों को, तो अभी इसको रोक दिया जाए। और अब ये बात सामने आई है कि जज ने खुद को इससे रिक्यूज कर लिया। सर मैं तो फाइनल स्टेटस ही भूल गया, क्या इस केस का FIR है कि नहीं है? वापस जज ने वापस हो गई ना? वापस ले ली, वापस हो गई। और जज साहब भी नहीं सुनेंगे इसको? जज साहब भी नहीं सुनेंगे।
नहीं, इन्होंने केस से एक्यूज किया है। अरे केस से मैं कह रहा हूं, लेकिन अभी तो अब नई बेंच फैसला करेगी ना कि एफआईआर होगी नहीं होगी, उसकी बात है। लेकिन ये कुल मिलाकर पॉलिटिकल केस है। अब उनकी दोहरी नागरिकता, 20 साल से तो करीब करीब वो सांसद ही हैं। 20 साल से जो सांसद है उनकी दोहरी नागरिकता पर, और 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी किसी की दोहरी नागरिकता पर यह साफ नहीं हो रहा सरकार की तरफ से कि भाई वो है कि नहीं है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। तो इसलिए दोनों लोग इस केस को चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फायदा ये कि ठीक है, चलता रहे केस के। एक बात है सर इस पे ना, मैं वही आपसे समझना चाहता हूँ। पहले ये था, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो बहुत सालों से ये चल रही है, कुछ सेक्शन में ये बात उठती है। पहले ये बात फ्रिंज करता था, भाई ऐसा कर दिया राहुल गांधी के पास तो दूसरे देश में की नागरिकता है, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग करते थे, लेकिन उसको माना गया कि ये केवल फ्रिंज कर रहा है। इस पे पहली बार मेन स्ट्रीम में आया मामला। एक इस पे मैं कुछ अगर बोल पाऊँ, देखिए ये एक केस जो है ना, इसका एक प्रेमाइस है कि इंग्लैंड में, यूके में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसा जो हमारे यहाँ है, उस पर किसी ने एक याचिका डाली कि क्या राहुल गांधी वहाँ के नागरिक हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं उसके बारे में हम रिप्लाई नहीं करते, अगर किसी इंस्टीट्यूशन से आता है, कोई सरकार से आती है, तब हम इसका, तो ये पूरी जो याचिका करता है या जो पूरी बॉडी है, इसको ये मान के चल रही है कि चूंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं इसलिए इनकी दोहरी नागरिकता होगी। अब यही है ना, सौरभ जी और अमिताभ जी के बारे में कोई अमेरिका में, इंग्लैंड में कह दे कि आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो वो नहीं देंगे। इस पर ही पूरा वहां की जो लॉ ये कहता है कि इंडिविजुअल केसेस पर इंडिविजुअल व्यक्ति को हम रिप्लाई नहीं देंगे। अब इस पर वो कह रहे हैं कि अब सरकार उनसे इंफॉर्मेशन मांगे, इसका याचिका है। तो मुझे ये लगता है कि हमेशा इंडिविजुअल के केसेस में अगर सरकार पूछेगी तो क्लियर होगा, लेकिन एफआईआर का यहां कोई आधार नहीं बनता है मेरे हिसाब से। हालांकि ये तो नहीं, वो ये क्लेम किया जा रहा था कि कुछ नई जानकारियां आई हैं, इसीलिए ये एफआईआर के आदेश दिए गए थे। खैर फिर बाद में इसको वापस ही ले लिया गया। अब इसमें सरकार को क्लेरिफाई करना पड़ेगा सर। वही तो कह रहा हूँ कि सरकार के पास तो सिटीजनशिप का सारा हिसाब किताब होगा ना, और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, 4 बार के एमपीज हैं, 20 साल से वहाँ पर हैं, तो और यदि मान लीजिए इंग्लैंड का, क्योंकि वो वहाँ स्टडी कर रहे थे, सिक्योरिटी रीजन से, वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कि इस पर हम लोग राय नहीं दे सकते। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई क्या उनकी सिटीजनशिप का कोई मसला है कि नहीं है। बल्कि कोर्ट में भी यदि जाता तो कोर्ट भी कहते होम मिनिस्ट्री को नहीं, बट आप कोर्ट का फ्लिप फ्लॉप क्यों हो रहा है? नहीं, अब ये तो मतलब इतना कठिन तो नहीं था, आप सब लोगों ने मिलकर कठिन किया हुआ है। गांधी परिवार के ऊपर कभी भी आज तक कोई कोर्ट इस तरह से, मतलब इस तरह के मामले सुनती नहीं। सरकार करे ना, सरकार बैठी है, सरकार तो ठीक है, लेकिन कोर्ट में भी इस तरह से कोई जज कह दे कि हम नहीं सुनेंगे, साफ साफ निर्णय सुनाए। फिर दूसरा क्या है कि हम इसको कह रहे हैं कि कुछ था नहीं, लेकिन ब्रिटिश नागरिकता को लेकर सवाल लगातार उठते रहे और उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। तब भी नहीं आया जब यूपीए की सरकार थी, अब भी नहीं आया जब इनकी सरकार है बीजेपी की। दूसरा ऐसा ही मसला है कि सोनिया जी नागरिक कब बनी और वोटर कब बनी, उसका भी मामला चल रहा है, उस पर भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं। तो कई बार यह भी लगता है ना कि शायद भारतवर्ष में कई लोग हैं जहां पर कोई जज भी सोचता है कि उन पर निर्णय सुनाए या नहीं सुनाए, उनसे जुड़े हुए कई मामले आते हैं, उस पर चर्चा तक कोई नहीं कर पाता, वरना सामान्य मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं आप? होम मिनिस्ट्री इस पर साफ कर सकती है ना, या अरविंद केजरीवाल जी की तरह से आप बात कर रहे हैं कि भाई सब मिले हुए हैं। होम मिनिस्ट्री तो आपके हिसाब से एक पक्ष है ना, लेकिन सर एक पक्ष नहीं है, वही पक्ष है। होम मिनिस्ट्री को तो आप एक पक्षी मान रहे हैं ना। होम मिनिस्ट्री पक्ष नहीं है, लेकिन यहाँ तो असली बात यह है जज साहब निर्णय दे रहे हैं और वापस ले रहे हैं। हमने तो ऐसा दोनों बातें ये भी ठीक कह रहे हैं भाई, इसमें किसी के पास जानकारी हो सकती है तो वो सरकार है। और आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है भैया, एफआईआर के आदेश दे दिए तो किसी बिना पे दिए होंगे। मैं यही कह रहा हूं ना, आज तक मुझे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं कि वही जज वही बेंच कहे कि ये करो और फिर कहे कि ना करो, फिर कहे कि हम सुनेंगे ही नहीं। हमें तो नहीं याद है, कोई याद है तो बताइए। लेना पड़ेगा। मैं तो कहता कि इस देश में ऐसे भी तो जज हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव ही खारिज कर दिया था। नहीं तो ऐसे भी जज हुए जिन्होंने राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दी थी, ऐसा नहीं है।